बिल्कुल, ज़ाती जैसे तौर मैं पे डॉक्टर आमना की बात करूँ तो आपका भी मेजर किरदार है ना, बीइंग एचओडी। हाँ। आपने क्या एग्ज़ाम लिए हैं आज तक? प्रैक्टिकली वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हमें। हुँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें, बड़े से बड़े नाम में चले जाएँ, सारों का जो मेजर फ़ोकस इस चीज़ पे है कि फ़ीस कैसे इंक्रीज़ हुँ, करनी है, ना कि उस जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। आपके लॉन में बैठे बातें कर रहे हैं हुँ, और कैफ़ेज़ के अंदर एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ मैनेजमेंट क्या करती है? क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं जो ये रिलेशनशिप यूनिवर्सिटीज़ में फ़ॉर्म होते हैं, 99% इनका इख्तिताम भी वहीं पे ही हो जाता है, आगे तक हुँ, नहीं बढ़ पाते, ये हुँ, शादी तक नहीं जाते। डॉक्टर साहब जब आगे हुँ, फ़ील्ड में आ रहे हैं ना बच्चे, हुँ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है ऐसी कि जब वो फील्ड में आएँगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा कुछ है नहीं। अब लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट सीन ये है ना कि दोनों एग्री हैं। दोनों वो एग्री हैं। कहते हैं जब कुड़ी मुंडा राज़ी तो की करेगा काज़ी, अब दोनों ही एग्री हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट है और आज का जो टॉपिक है, ये यंग बच्चों को तो बुरा लगेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये टॉपिक इंतहाई मज़ेदार होने वाला है। डॉक्टर आमना आरिफ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है ऑटिज़म पे और रिलेशनशिप पे, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करती हैं। तो आज का जो मेरा इनके साथ ये नशिस्त का मौजू रहेगा, वो होगा रिलेशनशिप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वेलकम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। आई नो कि आप बैक टू बैक आज सुबह से रिकॉर्डिंग में हैं हुँ, और उम्मीद करते हैं कि ये भी एक बड़ी अच्छी और मज़ेदार नशिस्त होगी जी, हमारी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी की एचओडी भी हैं, नाम भी ले लेते हैं, यूएमटी के अंदर आप अपनी सर्विसेज पिछले कोई गालबन 18 साल से दे रहे हैं। जी। 18 साल पहले की जो हमारी एजुकेशन थी और आज जहाँ हम खड़े हैं 2025 में, कितना डिफरेंस नज़र आया आपको? अच्छा, पहले तो ये कि वाक़ई आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है और नीड ऑफ़ द आवर है। जी। 18 साल पहले तो एजुकेशन को हम वाक़ई कह सकते थे कि एजुकेशन है और वाक़ई हम उसके लिए यूनिवर्सिटी में आते थे और एजुकेशन का मतलब हमारे लिए होता था कि कुछ नया लर्न करेंगे, कुछ जी। ऐसा लर्न करेंगे जो कि नहीं पता। अब क्या है कि अब बस हम ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं और मैं हाल यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बस मेजॉरिटी, ये सबका नहीं कह सकते, बट यूनिवर्सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा प्रेफरेबल है और आसान रास्ते पर ढूंढ, जैसे मैंने भी अभी रिसेंटली कहा कि मुझे एक डिप्लोमा करना है। खुद मैंने, ठीक चाहे है। मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहता है लर्निंग में। तो मुझे सबसे पहले मेरे जो जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपको वो जगह बताते हैं जहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्टिफिकेशन हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे वो जगह नहीं जाननी। सही। तो बेसिकली वो जो, सॉरी टू से, लेकिन जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स भी है ना, उनका भी कहीं ना कहीं माइंडसेट इस तरह से, अच्छा ठीक है ये कोई प्रोफेशनल है तो इसको शायद आसान रास्ता चाहिए। हुँ। तो अभी जो हमारी यंग पॉपुलेशन में वो जो यूनिवर्सिटी में ट्रेंड नज़र आता है, एक तो आपका वो सीधा सीधा बात है, पर्दे का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। उस पे तो आगे जाके वो आते तो हैं। जो हम आगे बट जाके आपको नहीं लगता आएंगे, कि जो आप भी विजिबली। इस पूरी जो गेम जो जितना सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हाँ, इस पूरे के अंदर आपका भी बड़ा एक मेजर किरदार है? बिल्कुल, ज़ाती जैसे तौर मैं पे डॉक्टर आमना की बात करूँ तो आपका भी मेजर किरदार है ना, बीइंग अ एचओडी। हाँ। आपने क्या इकदाम लिए हैं आज तक? और आप एक बड़ी मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ और जिस वक़्त मैं जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जब हम पढ़ते थे तो जितने डिस्टेंस पे हम बैठे हैं, इतने डिस्टेंस पे भी कॉल कर ली जाती थी ऑफ़िस में कि किधर खड़े हो लड़की के साथ। हुँ। तो आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया? अच्छा, हमने ये किया कि सबसे पहले तो जिस तरह से मेल और फीमेल स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को बात करते हैं ना, एड्रेस करते हैं, जी। ये डिस्टेंस तो एक पॉइंट है ही। दूसरा ये कि वो आजकल बात करने का तरीका बड़ा ऐसा हो गया कि कोई लिहाज और वो वाली चीज़ नहीं। तो पहले तो हुँ। ये मेक श्योर किया कि आपने बाउंड्री सेट करनी है। अच्छा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट बाउंड्री से ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर टू स्टूडेंट बाउंड्री, ठीक है। वो भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गई है हुँ। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इस तरह के हैरेसमेंट केसेस सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात कर रहे हैं कि ये बड़ा एक रिलेशनशिप, ये भी इफेक्ट हुआ कि टीचर की जो रिस्पेक्ट थी और जो स्टूडेंट है वो भी समहाउ हम कहीं लूज़ कर गए हैं, जो कि करना नहीं चाहिए था। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? इसकी बुनियादी वजह कि टीचर्स भी खुद ही कहीं न कहीं वही सोशल मीडिया का शिकार हो गए और हुँ। वही एक जेन ज़ी के साथ मिलके खुद भी वो वाली जेन ज़ी बनने की, मतलब समहाउ हम खुद भी फ़ैसिनेट हो गए। ठीक है। लेकिन जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी बाउंड्री को मेंटेन रखा, चाहे जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक बाउंड्री, टीचर स्टूडेंट की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो पहले तो हमें खुद वो वाली बाउंड्री मेंटेन करनी, क्योंकि अगर आप खुद एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल हुँ। वो कर रहे होंगे ना कि स्टूडेंट्स 4-5 स्टूडेंट्स को ऑफिस में बिठाया और खिला पिला रहे हैं और घर की बातें भी कर रहे हैं, हाँ। तो फिर आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी आपस में कोई बाउंड्री मेंटेन कर लें। तो मैंने सबसे पहला ये किया कि आपको खुद रोल मॉडल बनना है।
मुझे आप कभी इस तरह से नहीं देखेंगे, चाहे जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट है कि हम बैठे हुए हैं। और ये मेरी कोशिश होती है कि अगर जितना हो सके वही चीज़ें आप मॉडल बनेंगे, आपकी फैकल्टी या आपके कोलीग्स आपको देखेंगे, प्लस फिर आपके स्टूडेंट्स, आपको एक पूरी चेन चलती आ रही है ना। हम सिर्फ स्टूडेंट्स को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी का सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ। एक टीचर थे, तो उनकी स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ बड़ी अच्छी लैग हो गई। वो इस हद तक उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो गई कि टीचर के बहुत हद तक काम करने, बहुत हद तक उनकी बिल पे कर देने, अच्छे खासी मोटे ताज़े गिफ्ट उनको देने। एंड पे उन्होंने एक सब्जेक्ट में डी लगा दिया। जब पूछा गया, वो बजाय इसके कि पढ़ता बच्चे ने पूछा ये क्या हुआ है, उसने कहा भाई तुमने नहीं पढ़ा तो अब मेरी मजबूरी थी, मैंने ज़ाहिर कैसे कर सकता था आपको पास। यूनिवर्सिटी के टाइम के बाद शाम में उन्होंने उसी पूरे जत्थे ने मिल के टीचर की ठीक ठाक ठुकाई की, ठीक है। और ये फिर पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिश हुआ, सबको पता चला, तो दोनों को, टीचर को भी निकाला गया, उस पूरे ग्रुप को भी निकाला गया। तो ये हालात हैं कि देखिए जब आप लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका खुमियाजा भी बिल्कुल भुगतना आप पड़ता है कंट्रोल ही आपको। नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो उसने कहा कि क्यों लगाया डी, तो आप आंसरेबल तो नहीं है, टीचर हाँ, तो आंसरेबल इस क्योंकि तरह से नहीं पूरा है। सेमेस्टर आप उनसे लेके खाते रहे ना स्टूडेंट से, तो ठीक है। आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते ना। यही तो पॉइंट है कि आपने अपना मुकाम खो दिया, तो फिर आप वो क्लेम कैसे कर सकते हैं कि मैं जो मेरा जजमेंट है वो आपके जजमेंट पे क्वेश्चन उठाएंगे। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब अगर हम बात करें सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से भी देखा जा रहा है कि वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड हैं अबाउट द मनी, ठीक है। कोई पॉलिसीज़ इस तरह की नहीं है। आप पेपर के ऊपर तो लिखते हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ के जी ये भी है, आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, आपके सारा कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हमें। किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें, बड़े से बड़े नाम में चले जाएं, सारों का जो मेजर फोकस इस चीज़ पे है कि फ़ीस कैसे इंक्रीज़ करनी है, ना कि उस जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मॉडर्न एजुकेशन पे तो बात की जा रही है, लेकिन वही जो आपका पॉइंट आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हम हाली एजुकेशन के साथ बाकी चीज़ें भी तो सिखानी है। मतलब अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो रहा है तो सिर्फ डिग्री लेके तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम कहते हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का है। मतलब वो अगर आप जिस फॉर्म में आए थे, जिस तरह से आप आए थे, जैसे आप बातें करते थे, जो आपकी लैंग्वेज थी, इससे मैं तो अपने स्टूडेंट से कहती हूँ जब आप मुंह खोलते हैं ना पता चल जाता है एजुकेटेड है या नहीं है। तो अगर आप सिर्फ डिग्री वो एक पेपर लेके चले गए हैं, अगर मैनेजमेंट का भी फोकस बस वही है कि नंबर इंक्रीज़ हो जाए, तालीम और तरबियत वाला कॉन्सेप्ट हम कहते थे ना, तो तालीम रह गई है, मे बी तरबियत खत्म हो गई हुई है। कैरेक्टर बिल्डिंग खत्म है ना, कैरेक्टर जिसको हम वो तरबियत में तो वो जितना पेरेंट्स का की जिम्मेदारी उतना इंस्टीट्यूट की भी, जहाँ वो आए, और फिर उसके अंदर पेरेंट्स और वो जो टीचर्स हैं और सब मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वाले बिल्कुल इसके आगे बेबस हो जाते हैं ना, क्योंकि हायर मैनेजमेंट से प्रेशर है कि सिर्फ नंबर ज़्यादा करना है। सही। वहाँ मे बी इस प्रेशर की कमी है कि आपने मतलब वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करनी है। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब आउटलुक नहीं है, वो है कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डेवलप की, उस बच्चे की कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हुई, वो डिफरेंट पर्सन बन के निकला या नहीं जो आप देख रहे थे, या आपने उसको रिवर्स कर दिया। वो जिस अच्छा मज़ेदार बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी देखने में आता है। बल्कि एक वाक़या था जो मेरे लिए उस वक्त बड़ा शॉकिंग था कुछ साल पहले, कि एक फ़ीमेल ऐसी थी, बहुत से ऐसे वाक़या था लेकिन एक मुझे थोड़ा है, वो आई अबाया में और स्काफ में, और सऊदीया से वो भी पाकिस्तान पढ़ने आई, और आफ्टर 2 सेमेस्टर यहाँ पे उसके बाल भी, अच्छा वो गई उम्रा करने वापस अपने सऊदीया, जब वापस आई तो उसके बाल भी खुले हुए थे, उसका अबाया भी उतरा हुआ था, और उसका हुलिया चेंज हो चुका हुआ था। तो मैं सोचा कि एक पर्सन जिस एक इतने अच्छे गेटअप में आने के बाद जो कि रिक्वायर्ड है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, बजाय वो स्ट्रेंथन होने के वो रिवर्स हो गया। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बात हुई बच्चे से उससे कि भाई क्या क्या हुआ? उसने कहा मेरी मर्ज़ी, मतलब मेरी फैमिली ने, मतलब मुझे अब ये अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटीज़ में देखें ना सब ऐसे करते हैं, मैं अपने आप को वो कहते हैं ना फिट इन नहीं फील करती यहाँ पे। तो अब वो फिट इन करने वाले कौन लोग हैं? वही जो यूनिवर्सिटी में सराउंडिंग्स है, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट इतना इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चा मजबूर हो जाता है कि अब मैं वो बन जाऊँ जो सारे हैं, बिल्कुल सेम कॉपी कैट की तरह। अच्छा, ये क्या है इसकी मेन वजह? ये भी आप समझती हैं कि ये चंद जो हमारे पास बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची है, क्या ये इन शहरों की चमक धमक ने इन बच्चों को ख़राब किया? क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है बाहर से आते हैं। अब लाहौर की उतनी आबादी तो नहीं है जितना बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो जब बच्चे बाहर से आते हैं वो यहाँ आके जेलन नहीं हो पाते। वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ वाले सारा इन्वायरमेंट डिफरेंट है, चमक धमक है, गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, अच्छी ड्रेसिंग है। अब वो बच्चे अफोर्ड तो नहीं कर पाते। अब यहाँ से मुझे लगता है बुनियादी तौर पे यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज होती है बच्चे की या बच्चे की। हाँ, और कहीं ना कहीं वो हम उस
वो जो एक क्लास है जिसको वो कॉपी करने की कोशिश करें, उनको वैल्यू मिल भी रही होती है। सही। मतलब यहाँ पे सोसाइटी का रोल है कि वाकई हम उन, और वो जो थोड़ा जिस बैकग्राउंड से आएंगे उनको फिर एज इट इज़ एक्सेप्ट भी करें ना, वहाँ पे वो सारे बच्चे भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। या सम हाउ जैसे क्लास में आप उन्हीं स्टूडेंट्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे किसी फंक्शन में जो ज़रा अच्छे नज़र आते हैं। हाँ। तो फिर वो जो बिल्कुल ये आपकी वाली बात ठीक है कि ऐसे एरिया से जब यहाँ पे आते हैं तो बच्चे बहुत से एक्सपेरिमेंटेशन में पड़ जाते हैं। अच्छा ये भी करके देखते हैं, अच्छा वो भी, कि मतलब कहीं ना कहीं मैंने किसी चीज़ से मैच करना है, और वो मैच करने वाला स्टैंडर्ड क्या है, वो जो हम लोगों ने यहाँ रहने वाले लोगों ने बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे कि ही जैसे मैं अभी पहले का एक क्लास में एक बच्चे हैं, सारे हैं, आप हर एक को बना सकते हैं क्लास का लीडर और वट एवर जो आप रिप्रेजेंटेटिव। आप उन्हीं लोगों को क्यों चूज़ करते हैं जिनको फिर बाकी सारे कॉपी करके ना आपकी नज़र में आने की कोशिश जी, करते हैं। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे हमने ऐसा सेट किया और आने वाले बिल्कुल उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, और वो इस एक्सपेरिमेंटेशन में फिर किस हद तक जाते हैं। अभी बहुत सारे हमारे, चले यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़े, स्कूल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर टीचर को ये क्लियर गाइडलाइन दी हुई है कि आपने बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू उस टॉपिक पे नहीं करनी है। बच्चे आपस में बैठ के बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, टीचर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको मना कर सके। लाहौर के चंद 4-5 जो बड़े नाम हैं, उनमें से मैं नाम लिए बगैर, मैंने खुद इस चीज़ का पिछले दिनों बल्कि बड़ा मशहूर भी हुआ था एक वाक़या कि बच्चे जो हैं आपस में वो डिफरेंट मानी गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो टीचर ने उनको मना कर दिया, तो उस टीचर को निकाल दिया गया उस स्कूल से कि भैया आपने ऐसा क्यों किया है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। अभी इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमें नज़र आता है कि लड़के लड़की हाथ में हाथ डाल के उसी यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर आपके लॉन में बैठे बातें कर रहे हैं और कैफ़ेज़ के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ मैनेजमेंट क्या करती है? अच्छा, वहाँ पे मैनेजमेंट से पहले एक बात बताऊँ, एक वाक़या ऐसा था कि हमारी एक यूनिवर्सिटी में ना ऐसे ही बाहर से कोई प्रोफेसर आए जो कुछ 10 साल पहले उसी यूनिवर्सिटी को विज़िट करके गए थे। अब मैं नाम नहीं ले रही, वो विज़िट करके गए। तो 10-12 ईयर्स बाद वो दोबारा जब आए तो वो कहते हैं मैं जब एंटर हुआ तो मुझे लगा कि मुझे वही सिनेरियो नज़र आएगा जो मैं एक पाकिस्तानी मुस्लिम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वहाँ गुजरी। तो कहते हैं जब मैं एंटर हुआ तो मुझे लगा कि तो वही यूनिवर्सिटी है जो हम वहाँ छोड़ के आए हैं, ये वही गेटअप है थोड़े। हाँ, और वो कहते हैं वो अब ये उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे ज़मीनों पर बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे ना, यहाँ वहाँ तो फिर भी कम से कम, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुस्लिम कल्चर में, अपने कल्चर में वापस आके ना अपनी यूनिवर्सिटी देख के कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया। बल्कि एथिकली वहाँ पे आप परमिशन लेके दूसरे को टच करते हैं, उसका हाथ, यहाँ पे बस आपका दिल कर रहा है तो आप हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दे था ये सेंटेंस उनका, जब उन्होंने ऐसे ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए 1-2 मन मुझसे वैसे ही शेयर किया। मैंने उनसे पूछा ना आपका कैसे एक्सपीरियंस था, तो ये पहला वाक़या था जो उन्होंने शेयर किया कि मैं आया था कि आज हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में वापस जा रहे हैं, और कहते हैं ट्रैवल करते करते मैं अपने कोलीग्स को बता रहा था कि देखना यहाँ कितना अच्छा सेटअप है, कहाँ यहाँ क्या रिस्पेक्ट, और कहते हैं यहाँ आगे लगा कि वैसे ही है जैसे हम वहाँ देखते आ रहे हैं, बल्कि और पैथेटिक। आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये नादानी में बनाए जाते हैं या वाकई इसके पीछे कोई पर्पस है इनका? क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं जो ये रिलेशनशिप यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म होते हैं, 99% इनका इख्तिताम भी वहीं पे ही हो जाता है, आगे तक नहीं बढ़ पाते, शादी तक नहीं जाते हैं। बिल्कुल, नादानी में तो शायद कम है, ज़्यादातर वो है जो इंटेंशनल है, एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे जैसे वो आपके टीचर को है ना कि अपने कंट्रोल में करना है, तो वो सम हाउ किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, मतलब उनकी क्या इंटेंशन है क्या नहीं, लेकिन ये इंटेंशनल होते हैं यकीनन, कि कहीं ना कहीं वो एक ग्रुपिंग बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन बनाने के लिए आपस में बन जाते हैं, और बाकी फिर वही कि सब जिस रास्ते चल रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट देखते हुए भी उसी तरफ जाते हैं। अब इसमें आप क्या समझती हैं कि किसको किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि देखें एक बच्ची है या एक बच्चा है जो कि एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, जो शायद आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद ब्रांडेड क्लॉथिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रांडेड बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट राइट आफ्टर 3 to 4 months जब वो आती हैं शहर में, लड़का आता है या लड़की आती हैं, वापस अपने घर जाते हैं, तो उन बच्चों के हाथ में जब वो ब्रांडेड सामान नज़र आता है जिसकी मालियत कमो बेश भी 4-5-6 लाख रुपया होती है, तो वहाँ पे क्या थोड़े से होश के नाखून नहीं लेने चाहिए पेरेंट्स को भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी कि भाई ये कहाँ से आ रहा है? ना तो बच्चा कमा रहा है, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटीज़ हमारी इस काबिल तो बना नहीं रही बच्चे को, ना ही पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई ठीक है अब आप बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन में चले गए हो, तो चलो ठीक है पढ़ाई भी करो साथ साथ काम भी करो। 90% को तो यही कहा जाता है सदके जमा मेरा बच्चा काम करेगा, ठीक है, वो तो पैम्पर करके रखा जाता है ना जब तक आप अपनी स्टडी से फारिग नहीं होते। तो किसको दोषी समझती हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे वो जो बच्चा है इंडिविजुअल, वो भी तो पूरा ग्रोन अप होके पूरे दिनों का है वो, होके सब फिर आया है वो यहाँ पे, पूरे दिनों का है वो, तो पहला रिस्पॉन्सिबल तो वो खुद है। मतलब देखिए वो तो मजे में इस वक्त डॉक्टर साहब वो तो नहीं मजे में भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है ना, एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ने ट्रस्ट उस पर किया और उसको छोड़ा।
उस खुले समंदर में कि जाओ हाँ। और फिर तो पहला रिस्पॉन्सिबल तो वो है ही, मतलब उसको हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते क्लीन हैंड। इंस्टीट्यूशन भी है, पेरेंट्स का भी उसमें रोल है, मतलब सब किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। और इसमें बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक बच्ची थी, वो कहती कि जब मैं वापस जब अपने घर जाती हूँ ना, मेरा उस जगह पे दिल भी नहीं लगता, क्यों उनके लगेगा? साथ मेरा माइंडसेट मैच नहीं करता। आप तो बैग्स की हाँ, बात कर रहे हैं ना, वो कहते बिल्कुल। वो, मैंने कहा वो तो आपकी फैमिली है, कहती है वो है लेकिन अब जैसे मैं सोचती हूँ ना, अब वो नहीं सोचते। तो सही। मैंने कहा वो जो सोचने वाले ना, उन्होंने ही आपको यहाँ पर आया, वही आपकी फीसिस देते हैं। तो कहती नहीं, मेरा दिल करता कि मैं अब हॉस्टल में ही आ जाऊँ, वाह! अब वहाँ रहूँ ही ना, क्योंकि उनको आज़ादी की इतनी आदत पड़ चुकी होती है। अब यहाँ पे क्या था, वो सोलली उसका डिसीजन था, पीछे पेरेंट्स का भी वो कहते थे कि हमारे हाथ से, मतलब अब हमारे हाथ से बात निकल गई है। हाँ। अब ये कहती है कि वो बहाने बनाते, अभी थीसिस चल रहा है, अभी ये हो जी। रहा, अभी वो हो रहा, करते करते अपना ड्यूरेशन यहाँ ज़्यादा करते जा रहे हैं। मुझे याद है एक टाइम था जब हम पढ़ते थे, कुछ हमारे कोलीग्स वगैरह जो हमारे साथ दोस्त पढ़ते थे, हम्म। हॉस्टल्स खाली हो जाया करते थे। हम्म। मतलब कोई वहाँ पे बंदा बशर नज़र नहीं आता था। हाँ। अब तो हॉस्टल वैसे ही आबाद है। हॉस्टल से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी, हॉस्टल से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, कैफ़ेज़ हैं, वो सब बंद हो जाया करते थे क्योंकि छुट्टियाँ हैं जी अब। अब लेकिन देखने में आ रहा है कि छुट्टियों में बल्कि वो ज़्यादा आबाद हैं। अब वो छुट्टियों से पहले बच्चे पूछ रहे होते हैं कि कोई कोर्सेज शुरू हो रहे हैं हाँ, जिसके लिए हम यहाँ रुक जाएं, हाँ, बिल्कुल। और अगर यहाँ ना रुकें तो वो किसी प्राइवेटली किसी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। यही वाला तो है कि वो कहते हैं वापस जाके वहाँ दिल नहीं लगता। जी। तो वो जो चकाचौंध है यहाँ की, नो डाउट उसने तो, और दूसरा जो मैंने आपसे पहले भी शायद शेयर किया कि हॉस्टल का कल्चर भी बड़ा ख़राब हो गया है। हाँ, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि क्योंकि चलें यूनिवर्सिटी में कुछ हद तक आप एक्सपोज होते हैं टू द एनवायरनमेंट, आपको किसी ना किसी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर खौफ होता है। हॉस्टल्स की लाइफ जो है इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि आप तो डेली इंटरेक्ट करती हैं बच्चों के साथ, वहाँ तो आप गुमनाम हैं। जो हाँ, 2-4 लोग होते हैं उनको वैसे ही इन बच्चों ने ख़रीदा होता है। वो बिल्कुल, लाइफ एक, मैं समझता हूँ कि गुनाह का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल, इस पे ऐसे क्या ही। कहना चाहेंगे? अच्छा, इसके लिए तो सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि जब आप उन हॉस्टल्स के बाहर से गुजरते हैं हुँ। और जैसे आप इन लोगों को हाथों में हाथ डालते हुए चलते रहते हैं, आपको पता चल जाता है ये लाहौर से नहीं, पहली बात तो ये होती है, ये यहाँ से नहीं है। हमारे मुँह से निकलता है ये वहाँ से होगा, ये वहाँ से होगा, ये वहाँ हाँ, से होगा। बिल्कुल। और फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो आप यहाँ के लोग नहीं पहन सकते। अजीब-सी बात ये है कि वो ड्रेसिंग ऐसी है जिसमें आपकी बॉडी एक्सपोज़ हो रही है। जी। मतलब एक दिन ऐसे वहाँ से गुजरते हुए 11 बजे रात को मैंने देखा और आगे फीमेल थी और मैं हॉर्न दे रही हूँ, वो हट नहीं रही थी। तो पता चला कि उसका बॉडी भी एक्सपोज़ और उसका पूरा बॉडी एक्सपोज़ है, वो ड्रेस ऐसा है। सही। तो यहाँ के कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन के शौक से निकल चुके हैं, ये वो कोई एक्सटर्नल ही होते हैं जो आते हैं। बिल्कुल। अब वो कौन से हॉस्टल से निकली है, 11 बजे रात को हॉस्टल के बाहर खड़े हो गए। पहले हॉस्टल का एक उसका भी एक डिसिप्लिन होता था, और खास पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल हैं, अब हाँ। यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल के अंदर भी कंट्रोल उस तरह से नहीं है। और प्राइवेट वाले में तो वैसे ही बहुत ही अजीब-अजीब से वाक़यात सुनने को मिले हैं कि ग्रुप एडिक्शन भी चल रही, ग्रुप ड्रग्स भी चल रहे ड्रग्स होते बिल्कुल हैं, सबसे सब ज़्यादा कुछ। वो है, बिल्कुल। फिर आप जिस वक्त मर्जी चाहे आए जाएँ हॉस्टल के बाहर, बाहर कौन आया है, किसको बुला रहा है, कोई नहीं क्वेश्चन करता है। पहले हॉस्टल में ये क्वेश्चन किया जाता था कि अच्छा फीमेल को बुला रहे हैं तो आप कौन है, अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये वो सब। अब कुछ नहीं है। अब आपने जिसको जाना है ऊपर से, अच्छा ये भी अजीब चीज़ है जो कि बहुत ही भयानक सी चीज़ थी मेरे लिए, कि नीचे एक लड़का खड़ा होकर ऊपर विंडो से इशारा करके उसे बुला रहा है नीचे, के नीचे आओ, और ऊँची ऊँची आवाज़ में बातें कर रहे हैं। उनको किसी का डर नहीं कि पूरा बाजार सुन रहा है। और वो बिल्कुल मार्केट के दरमियान हॉस्टल है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और वो कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं लग रहा था। तो अब हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल की वो लोग कहाँ हैं कंट्रोल करने वाले? नीचे से खड़े होकर आपके हॉस्टल की बदनामी हो रही है अब सबसे देखिए बड़ा। कोई डर खौफ भी नहीं रहा, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है। मतलब आपकी कहीं से भी वीडियो बन सकती है, आप एक्सपोज हो सकते हो, उस चीज़ का भी डर खौफ नहीं अब रहा। ये डर के बगैर ही होता जो होता है, डर वाले तो अब है रहे ही नहीं है लगता। अब तो है जो खुलम खुला हो, कहते हैं अब तो वो कहते हैं ना वो फैशन ही, मतलब फैशन के लिए इससे भी ज़्यादा और टर्म यूज़ कर लें, वो जो जेन जी की भी हम बात कर रहे थे जी, कि अब जेन जी। जी हम तो ये हैं, तो हम तो कोई डर है ही नहीं। लेकिन अभी मैं ये सुबह भी बात हो रही थी कि जो जेन जी है, हाँ सुबह चले उस पर थोड़ी सी अगर बात जी, करें, जी। कि जेन जी वो है जिन्होंने आँख ही उस टाइम पे खोली है जब चारों तरफ मीडिया ही मीडिया, सोशल मीडिया और वो बिल्कुल सब, ऐसे ही है। और वो सबसे ज़्यादा सफ़र हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के इस वक्त। और जितने ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे जेन जी। बिल्कुल। और ये मीडिया के लिए आप जितनी बिग स्माइल रखें जब, और अकेले में आप अपने जिस समझ लें कि अंधेरों में होते हैं, हाँ, क्योंकि आपको हर वक्त फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितनी देर तक रेलिवेंट रहेंगे? और इनको पता है कि हमारे पास एक्चुअली स्किल्स कुछ नहीं है। जी, ऐसे ही है। जब तक आपकी मार्केट है, आप आसमान पे हैं, मार्केट ख़त्म हुई तो बस। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया पे कॉन्फिडेंट नज़र आने वाले लोग, बैक एंड पे अगर आप उनको देखें तो वो उनकी अपनी फैमिली की गैदरिंग में देखना तो आपसे आंख भी नहीं मिला पा रहे होते हैं। ये भी एक मैंने खुद देखा है कि फैमिली की गैदरिंग में वो इन्फ्लुएंसर आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है फैमिली में कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है, हाँ, बिल्कुल। जो दुनिया उनके पीछे भाग रही है। तो ये सारी जेंजी,
तो वो जेन ज़ी और वो सारे तो अपने को फैशन समझते हैं, वी आर द इन्फ्लुएंसर, तो उनको शर्म और डर कोई नहीं है, वो तो बीवियों को ले आते हैं ना आपको। हाँ, ऐसे ही है, सॉरी बिल्कुल टू ऐसे से, ही। वो तो बीवियों को सामने ले आते हैं ना। हुँ, तो यूट्यूबर्स और सारे इसी जनरेशन का पार्ट है जहाँ फियर तो बहुत पीछे रह गया। अब तो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जैसे मैंने कहा कि कहीं पीछे ना रह जाए। वो जैसे रिलेशनशिप, अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप है वो मेरा नहीं है, मैं पीछे ना रह जाऊँ, चलो मैं भी कर लेती हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखिए कितनी शर्म की बात है ये कि इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से बताया जाता है, लड़का हो या लड़की, आई मीन रिलेशनशिप। हाँ। ये वेस्ट का कल्चर था जिसको हमारे इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर इस वक्त बड़े प्राउड से बताया जाता है कि सॉरी मैं रिलेशनशिप में हूँ इस वक्त, वो लड़का हो या लड़की हो जाए। अब इसका एक और बल्कि ज़ाहिर है आपका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन बच्चों से, आप बेहतर इस पे बता सकती हैं। एक और चीज़ हमने देखी है कि सो कॉल्ड जो रिलेशनशिप जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है उसको कुछ लोग इससे भी थोड़ा एक्सटेंड कर गए हुए हैं। एक तो है ना कि ठीक है भाई हम जब तक हैं यहाँ पे उस वक्त तक कोई किस्म का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है उनका, ठीक है वो रह रहे हैं साथ में, लिविंग रिलेशनशिप जिसको नाम दिया हुआ है इन्होंने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो कि हमारा कल्चर ही नहीं है। कल्चर दूर दूर तक, कल्चर छोड़े, सबसे पहले तो आपके दीन ने आप पे पाबंदी लगाई ना इस चीज़ पे। तो दीन तो बहुत ही पीछे रह गया है हाँ। ना, मतलब हमारा जो हुलिया और हमारा सारा वो तो पीछे कहीं रह गया है। लेकिन लिव इन और सारी तो मैंने कहा उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट है। उनको ये है कि कहीं जो सब लोग करें हम पीछे ना रह जाएं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शर्म वगैरह ये सब चीज़ें दूर, अब बस वो ग्लैमरस दुनिया है जो कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे ये रियल वाक़यात भी हुए हैं, यूनिवर्सिटी के वाक़यात हुए हैं हमारे, मेरे सामने देखी वाली बात है कि एक ये ऐसे ही रिलेशनशिप चल रहा है और भरा वो उसने फिर बुलाया लड़की को अपने घर में, यही पास ही है जौहर टाउन में। अच्छा घर आओ, वहाँ पे 4-5 दोस्त और थे, गैंग रेप। ये रियल वाक़या है। और मैं सोचा कि इस बच्ची का, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसको इतनी भी समझ नहीं कि किसी के घर तक चले जाना और इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, और आगे से वो भी स्टूडेंट, उन दोनों को पता है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये आपके ये ऐसे वाक़यात। अब इसमें फ़ियर कहाँ है? और फियर तो अपनी अपनी इज्जत का भी फियर नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। ये तो ये बेसिकली है वही ग्लैमरस वर्ल्ड, पता नहीं हम अगर ये नहीं करेंगे तो अगर हम जाए, वो बेसिकली इन्हीं बातों से तो ब्लैकमेल करते हैं। तुम मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करती। आजकल जो चल रहा है वो यही होता है ना, कहते हैं ना कि वो मेल्स ज़्यादा, लड़के जो हैं वो ज़्यादा पिक्चर्स क्यों मांगते हैं। सबसे पहले होता है जो पिक्चर्स शेयर करो, क्योंकि उनको विजुअल्स इफेक्ट करते हैं। और लड़कियां कहती हैं मैसेजेस, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जितनी मीठी मीठी बातों में उलझा सकते हैं उलझते हैं, और वो फैसिनेट होती हैं बाय लुक्स। तो वो एक साइकी तो है, लेकिन अल्टीमेटली है वो इसी सोशल मीडिया का शिकार, प्लस अपनी सराउंडिंग में जो देख रहे हैं, और स्टडीज़ में कोई फोकस ही नहीं। मतलब जो पर्पस था वो ही गुम हो गया। वो तो गुम हो गया बिल्कुल। इवन ये यहाँ तक नहीं रहा डॉक्टर साहब, जब आगे फील्ड में आ रहे हैं ना बच्चे, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है ऐसी कि जब वो फील्ड में आएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा कुछ है नहीं। हाँ। जब वो प्रॉपर अपने प्रोफेशन में आते हैं, अब वो अखराजात उन्होंने इतने बढ़ा लिए हैं अपने, अब पीछे फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कमा के लाओ। अब वो जब आते हैं हमारे पास आते हैं, अब देखें हमारे पास कोई दरख्त तो लगे नहीं जिससे उतार के देने हैं हमने भी कमाना है तो उनको देना है ना आगे। तो जब उन बच्चों को हम देखते हैं साथ में 2-4 महीने वो सीरियस होकर काम करेंगे, उसके बाद या तो कंपनी में ही इधर उधर मुंह मार के कोई रिलेशन बना लेंगे या बाहर से कोई रिलेशन बना लेंगे। यही तो मैं कहने थी, फिर वो ढूंढेंगे ना कि अच्छा सहारा भी नेक्स्ट। बिल्कुल। और फिर लाइफ उनकी ऐसी, तो एक पहले यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ तक चली, अब नेक्स्ट कहीं नहीं है तो फिर दूसरा रिलेशनशिप शुरू कर लें। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कहीं ना कहीं सिस्टम है हमारा समहाउ, कि उनका भी कसूर है, सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व है, पेरेंट्स अपनी जगह पे, कि पेरेंट्स बच्चे खास तौर पे जो ऐसे एरिया से आते हैं, पेरेंट्स इतनी ओपन कम्युनिकेशन में नहीं करते। तो बच्चे को ज़रूरत पड़ती है फिर जो मेरे साथ ओपन कम्युनिकेशन करता है मैं वहाँ जाऊँ। सही, बिल्कुल ऐसे वो भी एक बहुत बड़ा मोहब्बत बाहर ढूंढते हैं, वो कहते हैं नहीं घर से तो हमारे पे सख्ती है। बाहर। अच्छा, आपके मुशाहिदे में ये ज़्यादा आपको जो प्योर लाहौरी हैं या जो फैमिली जिनकी यहाँ पे है, चले लाहौर वाले नहीं भी हैं, जिनकी फैमिलीज़ के साथ जो बच्चे यहाँ पे सेटल्ड हैं, चाहे वो बाहर से मूव हुए हैं, उन बच्चों में ये ज़्यादा आपको तादाद मिली है, या जो सिर्फ अकेले बच्चे बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जो अकेले आके रह रहे हैं उनका ज़्यादा मतलब उनको देख के यही तो अफसोस होता है, उनको हम बोलते हैं आपके ऊपर फुली ट्रस्ट करके पेरेंट्स ने भेजा है, वो आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा ऐसे मतलब वो उस ट्रस्ट का। और ऐसा नहीं कि सारे हैं, कुछ बड़े अच्छे बच्चे भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो ऐसे ही बिल्कुल वो अभी भी हैं, मतलब जिनसे बात करके हम कहते हैं यार इनको भी तो कुछ समझाएं, ये भी तो आपके साथ हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है दूसरे दिन वो उनको जिनको आपस में एक किया ना, वो कहती है उसने रूम चेंज कर लिया, वो कहती है तो मुझे लेक्चर देती है। तो वो ज़्यादातर वही हैं जो जिनको पूरा ट्रस्ट करके, बाकी पेरेंट्स आते हैं। अच्छे बच्चे भी हैं, बिल्कुल सही है। मैं ना कुछ दिन पहले मुझे एक जगह पे जाना था, तो मैंने उबर करवा ली यंगो। तो यंगो पे जैसे ही मैं बैठा हूँ, अच्छा बड़ा मुझे मतलब देखते ही पता चल गया कि ये पढ़ा लिखा बच्चा है। मैंने गपशप शुरू कर दी, तो मैंने उससे कहा मैं यार मेरे साथ वीडियो बनाओगे? तो कहता है सर सॉरी। तो मैंने उसके साथ गपशप शुरू कर दी, मैं कहा पता तो करें क्या है।
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा। प्रॉपर जॉब करता है। कहता है भाई माइंड नहीं करना, मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मेरे घर में मेरे दोस्तों को किसी को नहीं पता कि मैं ऊबर चलाता हूँ। कहता लेकिन मैं अब आप पूछोगे कि फिर कर क्यों रहे हो? कहते यार बात ये है कि जॉब के बाद मेरे पास टाइम फ्री होता है, तो मैं घर पे बैठ के बजाय इसके, मैं क्योंकि यहाँ अकेला रहता हूँ, 2 दोस्त हैं हम, ठीक है, 2 वो हैं, तीसरा ये, 3 है, और तीनों हम एक ही गाँव से हैं। बजाय इसके कि हम कहीं उल्टी सीधी एक्टिविटी में लगे, हम तीनों ऊपर चलाते हैं और हम तीनों के अलावा किसी की फैमिली को, फ्रेंड्स को नहीं पता। कहते हैं हम अच्छा रोजगार कमाते हैं, घर वालों को भी अच्छा भेजते हैं पीछे, और खुद की भी लाइफस्टाइल हमने अच्छा रखा हुआ। तो ऐसे भी बच्चे हैं। आपने उससे वजह नहीं पूछी कि कैसे ये सोच कैसे आई? वो ऐसे कहता है जी, क्यों? बताया उसने, थोड़ा कन्वर्सेशन आगे चलेगी ना। कहता है इसमें 2 वजह हैं, एक कि मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, और सेकेंडली कहता है मैं पैसे, हम तीनों कहते हैं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए? हाँ, अच्छा। तो मतलब ठीक है, गोल तो है ना लाइफ गोल में, है, कोई ना और कोई। बड़ा फोकस्ड। देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब अच्छी खासी उसकी माशाल्लाह सैलरी, क्योंकि मेरी भी ज़ाहिर सेम डोमेन थी, तो हमारी अच्छी गपशप हुई। उसने बताया, मतलब मैं हैरान हो गया कि यार देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जो है ना उबर ड्राइवर बना हुआ है, किस लिए? कि यार मैं कहीं उल्टे रास्ते पे ना लग जाऊँ। हाँ। तो हैं ऐसे बच्चों की भी तरबियत हुई है। मतलब उसने तो चलने दो आपसे वजह से उसकी यकीनन पेरेंट्स की तरबियत बेशक, प्लस बेशक, उसकी सबसे पहले इस्लामिक वही। वैल्यूज बेशक बड़ी ऐसे ही, स्ट्रांग है। हाँ। क्योंकि वरना कौन बचाता है अपने आप को इससे? वो बचा रहे हैं खुद को, और लड़के हो गए खास तौर पे। लड़कियों को बचा रहे हैं। जैसे अभी एक शो पे बात हो रही थी ना, तो उसमें था कि कैसे मतलब ये एक नेचुरल सी प्यूबर्टी की स्टेज में आती है, नीड्स क्या किया जाए, पता नहीं, कुछ जेनजी पे था कोई टॉपिक, तो उसमें था कि रोज़ा ये लोग वो करवाते हैं और करते हैं जिनके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ अभी भी हैं। अब यहाँ पे उन्हें कोई बता नहीं रहा कि आप ये करें, तो इसीलिए अच्छाई है तो दुनिया चल रही है ना। सारा वो सिनेरियो नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, मेजॉरिटी वो हो गया है जिसको देख के आपका दिल चलता है कि यार कल को हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इसी जनरेशन का पार्ट है। बेशक ऐसी है। लेकिन तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आजकल एक और फैशन चल पड़ा है, माजरत के साथ इसको क्या बोलना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आप कोई अच्छे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे ये डिस्टेंस के ऊपर जो है कि हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, अब जो हस्बैंड है वो किसी बड़े शहर में या मुल्क से बाहर नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है। अब जो बेगम है वो ज़ाहिर है पीछे घर में है, गाँव देहात में है। अब उन्होंने वो जो शादी हुई है वो हुई है पेरेंट्स की मर्ज़ी से। अब दूसरी शादी वो जहाँ पे रह रहा है, वो लाहौर हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, कराची हो सकता है, दुबई हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब दूसरी शादी उसने यहाँ पे की है। अब इस शादी का कानूनी तौर पे किसी को नहीं पता, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी यार दोस्त को नहीं पता, किसी रिश्तेदार को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ 3 जो लोग गए हैं गवाही दी और इस्लामी तरीके से शादी होगी। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है शरई तौर पे भी और पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से भी? आप ये देखें ना, इस पे भी अभी हम बात कर रहे थे कि शादी के लिए इस्लाम ने राइट नहीं दिया कि बच्चा अपनी ख्वाहिश बता सके पेरेंट्स को। बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस पे बड़े मीम्स भी बनते हैं कि पहले जब हमारा टाइम था सही वाला, वो एक पसंद आ जाता है, आपका कनेक्शन बन जाता है, उस वक्त पेरेंट्स कहते थे ये बात नहीं करनी, चुप रहो, बिल्कुल अपने अंदर रखो। और कहते फिर जब 30 के पास आते फिर पूछते हैं तुम्हें आज तो कोई पसंद ही नहीं आया। तो मतलब कहते हैं कि आपने जब हमें पसंद था तब तो अलाउ नहीं किया, और अब जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, अब मैं वैसे सोचती नहीं, या मैं वैसे सोचता ही नहीं, मेरी एज ही वैसी नहीं है, ना मुझे वो अट्रैक्शन है, तो अब आप मुझसे कहते हैं कि कोई, तो यहाँ पे वो है कि हम इतना ना बच्चे को, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ओपन कम्युनिकेशन रखें, वो अपनी चॉइस आपके आगे रख तो सके, अदरवाइज उसका दूसरा ऑप्शन फिर ये निकलेगा कि अच्छा एक आपकी पसंद की कर लिया, अब एक मेरी पसंद की कर ली। तो लॉ तो जाहिर है वो तो क्वेश्चनेबल है ही कि कैसे आपने कि वो उसने पीछे चेक नहीं किया कि इसके पीछे क्या है हिस्ट्री, 3 लोगों की प्रेजेंस में कौन 3 लोग हैं। इस्लामिक वे भी तो ये है कि पेरेंट्स तो उस बच्चे को ये राइट दें कि वो अपनी पसंद का कर सकें। सही। अदरवाइज तो ये वाले केसेस सामने आते हैं, और ये तो खुली बगावत है ना। अब इसमें भी देखें एक और मौक़िफ़ जो मेरी मतलब गुफ्तगू हुई कुछ लोगों से, उसमें ये कि भाई देखें मैं अगर नहीं करूँगा ना तो मैं फिर ज़िना की तरफ जाऊँगा, तो उससे बचने का मैं हलाल तरीका है। अब मैं इसमें सिर्फ सवाल मुझे जो वहाँ पे मतलब गुफ्तगू से लगा कि भाई इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो ये सेकंड मैरिज कर रहे हो, इसके पीछे द ओनली वन रीज़न इज़ सेक्सुअल नीड, कोई और है ही नहीं। वो जब आपकी पूरी हो जाएगी आप कल को तीसरी पे भी यही हाथ साफ करोगे, चौथी पे भी यही करोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक सही डायरेक्शन है कि इसको सिर्फ एक इस्लामी नाम दे देना, जी मैंने हलाल कर लिया इसको? नहीं, हलाल कर लिया, लेकिन वही चीज़ है, दूसरी शादी या तीसरी शादी के बाद आपने उसको पूरे हुकूक भी तो पूरे करने हैं ना। तो इस्लाम तो वैसे ही आपको क्वेश्चनेबल, आप तो इस्लाम के अकाउंटेबल हो गए ना कि हाल ही इस चीज़ के लिए आपने शादी की, वो जो आपने ऑलरेडी कहा।
जबकि इसमें होता ही है कि जो सेकंड मैरिजेस बड़ा अपने घर में खुश भी हैं ना, तो कहते हैं हम्म, कि सेकंड रिसर्च में था कि सेकंड मैरिजेस लोग सेक्सुअल नीड्स के लिए ज़्यादातर नहीं करते। जी, वो दोस्त ढूंढ रहे होते हैं जो कहीं बीवी में मिसिंग है, या वो दोस्त ढूंढ रहे होते हैं जो हस्बैंड में मिसिंग है। सही। तो वो था कि रिसर्च में था कि अक्सर लोग सेकंड या थर्ड मैरिज में इस वजह से जा रहे होते हैं कि वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली पहले वाले से। बाकी ये वाली नीड्स ये तो वैसे ही है कि इसका तो फिर कोई एंड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी को अगर ये अब उस लड़की को सोचना है जो इसका शिकार हो रही है। लड़की भी देखिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, ठीक है। अब माजरत के साथ एक मकतबा फ़िक़्ह ने तो इसको कह दिया ना, आप मुता कर लें, कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें। आपको जितना टाइम चाहिए आप आपस में डिसाइड करें कि भाई ये मुझे साल के लिए 2 साल के लिए आपके साथ शादी करनी है, तो आप कर लें। तो अभी वापस बात सिस्टम पे आ गई ना। हाँ, मतलब हम कहते हैं ना कि अभी वही जैसे हम जनरली कहते हैं ना, पाकिस्तानी यहाँ पे देखें किसी पार्क में जाए कितना गंद मचाया होता है, यही पाकिस्तानी बाहर जाएगा तो रैपर भी अपनी पॉकेट में जाकर जी, डाला होगा। ऐसे तो वहाँ पे क्या चीज़ है, सिस्टम कंट्रोल, हम्म, वो इनको अलाउ नहीं करता। अच्छा फेंक के तो दिखाएं। अगर वही सिस्टम हम कुछ यहाँ पे करें तो क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, और डंडा भी हमारे है। वो क्लमजी सिस्टम है। यहाँ पे भी हमें सीट बेल्ट के ऊपर फाइन हो जाता है, हेलमेट ना पहनने पे पेट्रोल नहीं मिलता, ये सिस्टम बनाने आते हैं। तो ये क्या सिस्टम है? इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है कि किसी की लाइफ 1 साल आप यूज़ करें और दूसरे साल उसको छोड़ दें। वो सिस्टम ऐसे इस तरह के, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। अब लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट सीन ये है ना कि दोनों एग्री हैं। दोनों वो एग्री कहते हैं जब कुड़ी मुंडा राजी तक की करेगा काजी, अब दोनों ही एग्री हो गए। लड़की को भी पता है कि शी इज बीइंग यूज्ड, लेकिन वो कहती है ठीक है मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं तो इट्स ओके, यही तो वो मैंने भी कहा अगला कि वो घर ढूंढ लड़की। लेगी, कोई मसला नहीं। हाँ तो फिर क्या है क्या इससे बड़ा अच्छा माशरा डेवलप हो रहा है। यही सवाल ये था कि End अभी हो, कहाँ? ईरान की अगर हम बात करें, हम्म वहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ के मकतबा फ़िक़्ह के हिसाब से ये चीज़ वहाँ पे अलाउ है, हर तीसरी शादी वहाँ पे टूटी हुई है। एक दोस्त से इसी तरह गुफ्तगू हो रही, मैंने उससे पूछा यार वजह, कहता उसके पीछे सबसे बड़ी और बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनकी डिमांड्स इतनी हाई हो चुकी हुई हैं, इतनी हाई हो चुकी है मटेरियल जो आपकी ज़रूरियात है, कि वो एक आम मर्द अच्छी खासी जो सैलरी पे है या कोई अच्छे बिजनेस में वो भी पूरी नहीं कर सकता। तो वो क्या है, वो होपिंग हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, 4-6 महीने एक के साथ रहे, वहाँ से आपकी नीड्स पूरी हुई, अगली जगह चले गए, वहाँ से नीड्स पूरी हुई, अगली जगह चले गए। तलाक की रेशो इतनी हाई है ईरान के अंदर, आप सोच नहीं सकते। तो अब हम देखिए क्या ना, उसी क्या तरफ जा रहे हैं? आपके सामने ही है कि फिर क्या होगा, यही सिनेरियो होगा ना। यही तो कह रही कि अल्टीमेटली आप आउटकम देखें ना कि आप किस माशरे को जन्म दे रहे हैं। हमारे पहले प्रॉब्लम्स कम है जो आप एक ये भी ऐड कर रहे हैं। इससे तो फिर हर औरत कोई बीवी है जो अपने हस्बैंड से खुश है वैसे हमारे माशरे में, बाय द वे। अभी शुरू करें आप पूरा पॉडकास्ट करें बीवियों पे, तो वो तो फिर आपको ख़त्म ही नहीं होना। मतलब तो एक नॉन, और हस्बैंड्स की तरफ भी है लेकिन बीवियों की तरफ ज़्यादा वो स्टोरीज होती हैं। तो अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो वो तो हर थोड़े दिन बाद बोर हुई होती हैं या हर तीसरे, तो फिर ये तो कोई एंड नहीं है ना। हाँ, कि आप ये प्रोविजन दे दें, क्योंकि इसमें तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। जैसे वो तलाक़ें ले लेके तो फिर हाँ बिल्कुल, अगर किसी के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका क्या फ्यूचर, ये भी नहीं। मतलब इस तरह की चीज़ें तो इसको तो प्रमोट हमें करना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही है। इसलिए कहते हैं सिस्टम कंट्रोल, कौन फैसले ले रहा है कि ये अलाउ कर दें आप। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ज़रा रिवर्स जाते हैं, ये हमने प्रॉब्लम्स का सारा कर लिया, पहले इस पे लास्ट अपना कमेंट कर दें कि इसका कोई हल नज़र आता है, कोई आपके पास कोई, ज़ाहिर है रिसर्च भी करती हैं आप, कोई आप ये बता सकते हैं यार ये 4 लाइनों का मेरे पास एक फार्मूला है, ये यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहिए, ये 2 लाइनों का फार्मूला है पेरेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, ये 2 लाइनों का फार्मूला है बच्चे बच्ची को अप्लाई करना चाहिए, जिससे बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसी पे है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, वो करते हैं जो वो देखते हैं। जी ऐसे है। तो पहले तो ये कि खुद प्रैक्टिस करना शुरू करें। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने पॉलिसीज़ बनाई है तो इम्प्लीमेंटेशन लाजमी करनी है। उसमें फिर ये डाइवर्सिटी ना आए कि वो एक MPA का बेटा था तो उसके लिए ये नहीं है, बाकियों के लिए। और फिर आपके लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए। मतलब अगर एक रूल है तो सबके लिए, और फिर वो रूल एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब जो सब फॉलो करते हैं उस पर किसी को इतराज़ नहीं होता। तो ये जो आती है ना वेरिएशन या ये ख़त्म होनी चाहिए। और पेरेंट्स का, जैसे मैंने कहा, वो जो करना चाहते हैं ना वो खुद रोल मॉडल बने। सही। उसके बगैर आप पेरेंट्स को, इतने से बच्चे को 5 साल के आज आप कन्विंस नहीं कर सकते कोई बात कहते हुए, वो आपको चुप करा देता है कि जब खुद नहीं किया तो मैं कैसे करूँ। तो ये वो है कि मैं वो करना भी है, प्लस यूनिफॉर्मिटी। दूसरा ये सिस्टम कंट्रोल जैसे हम बात कर रहे हैं, इस पे तो चेक रखा जाए कि क्या, और 1-to-1 बेसिस पे हम जितनी अवेयरनेस फैला सकें अपने लेवल पे, जो हम कोशिश कर सकते हैं ना उसको ना रोकें, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हम नहीं ला सकते। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, खुद भी, कि जहाँ हम बैठे हैं ना हम अपने हिस्से का कुछ ऐड कर दें। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा ज़रा चलते हैं बच्चों की तरफ, अर्ली एज में, स्कूल के, या कह लेंगे जैसे ही बच्चा अब स्कूल के लिए रेडी है, यहाँ पे एक और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, जैसे जैसे ग्लोबल विलेज बना हमारा ये पूरे का पूरा सिस्टम अभी भी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं डॉक्टर साहबा के जो इम्पोज करते हैं फ्रॉम द डे 1। बच्चा अभी स्कूल में कदम नहीं रख रहा, डॉक्टर बनेगा,
इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, फौजी बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, थोप दिया जाता है बच्चे पे। उससे उसका नतीजा क्या निकला? एक टाइम पे हमने एमबीए ही एमबीए भर दिया, एक टाइम पे डॉक्टर ही डॉक्टर भर दिया, एक टाइम पे हमने इंजीनियर ही भर दिया। क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर आ जाते हैं? पहला पेरेंट्स, दूसरे आपकी स्टेट, तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या हम डिमांड बेस्ड चलना चाहिए हमें? मिसाल के तौर पे अब जिस तरह एआई का दौर है इस वक्त, क्या हमें फोर्सी नहीं करना कि आने वाले अगले 50 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में क्या चाहिए हमारे मुल्क के अंदर? जिस तरह बाहर हो रहा है, बाहर आप देखें कोई भी एडमिशन होते हैं, ऐसे नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह बस उनको एडमिशन दे दिया, वो नीड बेस्ड चलते हैं। उनको पता है अच्छा हमारे यहाँ प्लम्बर्स की ज़रूरत है, प्लम्बर की इनटेक हो जाएगी, वो उसको बल्कि लिंक करते हैं फिर आगे पीआर के साथ। उनको टेक्निकल स्टाफ चाहिए, वो उसकी हायरिंग करते हैं, उसके लिए वो एजुकेशन का वो करते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की ये सख्ती, पेरेंट्स का इस चीज़ के ऊपर श्रबन होना कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, क्या कहती हैं इस पे? आपके सामने है, जैसे मैंने कहा ना, बच्चा तो कभी नहीं, बच्चा कहेगा वो सब कुछ कर लूँगा जो मतलब मैं वो नहीं करूँगा बस जो आप कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये साइकी है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, वो नहीं करूँगा जो ये कहते हैं। सही। और वैसे भी इस तरह के बच्चे प्रेशर में आके चले जाते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बन पाते। वो 3 इडियट्स की तरह, वो ना इंजीनियर रहेगा और ना वो फोटोग्राफर रहेगा, ऐसे ही होता है। बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको मार्केट ड्रिवन चलना तो चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल जो हम कर रहे हैं उन डिग्रीज की आगे जॉब मार्केट नहीं है। अगर हम फ्लैट उसमें चले ना कि कोई फ्यूचर के साथ लिंक ही नहीं है, तो उनकी कोई जॉब मार्केट नहीं है। तो इसलिए हमें वो बैकवर्ड आना है कि फ्यूचर में कि इतने साल बाद किसकी डिमांड है वो अभी हम प्रोड्यूस करें। अब रह गई पेरेंट्स वाली बात, तो पेरेंट्स को तो ज़ाहिर है आप अवेयरनेस देंगे तो, वरना वो पुराने उस डॉक्टर इंजीनियर उस पर रहेंगे, जबकि अब डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहे हैं। आप वैसे बाय द वे यूट्यूबर्स, हम ये नहीं कह रहे यूट्यूबर बन जाए सारे, लेकिन स्किल्स जी बच्चे के अंदर, जो मैं अपने स्टूडेंट से भी एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्किल्स सेल्फ एम्प्लॉयड करें। आपको क्या ज़रूरत है किसी की जॉब की? आपने ये डॉक्टर साहब एक बच्चे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप का दूध तावीज़ घोल के पिला दिया ना, वो चने की रेडी लगाएगा उसमें भी कामयाब होगा। बिल्कुल। वो एक आईटी कंपनी बनाएगा उसमें भी कामयाब होगा। ठीक है, वो घर बनाएगा उसमें भी कामयाब, वो हर चीज़ में होगा, क्योंकि आपने उसको बेसिक फॉर्मूला डाल दिया उसके अंदर, उसको वो कुलिया दे दिया कि ज़िंदगी में गिर के कैसे उठना है, वो हम देते नहीं। और फॉलोवर बनना, हम बस फॉलोवर बनना सिखाते हैं कि डॉक्टर बन, जो सारे डॉक्टर थे तो तुम भी ऐसे करना। मैं जॉब नौकरी है, आप नौकरी हैं वहाँ पे, आपका काम नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि एक जॉब आपकी फैमिली चलाती है, बिजनेस आपकी नस्लें चलाता है। एग्जैक्टली। तो एंटरप्रेन्योर्स हमें बनाने की ज़रूरत है। अभी स्कूल बिल्कुल छोटे लेवल पे, बल्कि 1-2 स्कूल से मेरी बात भी हुई और मेरे साथ कुछ 1-2 कुलीग भी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग थे। वाई नॉट छोटे बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ की तरफ लेके आए। अब स्कूल वाले कन्विंस ही हो रहे फिलहाल, लेकिन मैंने कहा काश मेरे हाथ में कोई स्कूल की चेन आ जाए ना, तो एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ पे अगर उनको डाल दिया ना छोटी क्लासेस में, आपको पता भी नहीं वो कहाँ निकल जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। देखिए जब इंसान ज़िंदगी में कहीं पहुँच जाता है ना, फिर सिर्फ आपके पास नदामत, काश का एक वर्ड जो है ना, फिर ये आपका सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ता। काश मुझे कुछ समझाने वाला होता, काश मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला होता। आज का बच्चा मैं समझता हूँ बड़ा ब्लेस्ड है। हमारे दौर में कौन था बताने वाला? वही था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, ये 4-5-6 डोमेन थी, और उनमें भी जो बने बस वो तितर बटेर वाले ही बने। आज का बच्चा बड़ा ब्लेस्ड है, उसको गाइडेंस तो मिल ही रही है, प्लस उसके लिए बैरियर्स खत्म हो गए, बॉर्डर्स खत्म हो गए। वो जो सीखना चाहिए वो सीख सकता है। मतलब एक इतनी सी बच्ची कैनवस को प्रिंटिंग कर रही थी, मैंने कहा कहाँ सीखी थी? प्रिंट किया उसने, प्रॉपर कहती मैं यूट्यूब से लेसन्स लिए हैं, मैंने सारा सीख लिया है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, सिर्फ आपने पिक करना है, मैंने ये सीखना है। और आप तो इसलिए मैं स्किल बिल्डिंग करें बस। स्किल्स वाला कभी फारिग ही नहीं बैठता। कोविड में क्या हुआ था, सारे मतलब सबकी जॉब एट स्टेक आ गई, सिर्फ वो थे ऑनलाइन बिजनेस में गए जिनको पता है घर से बैठ के काम कैसे करना है। स्किल्स जो थी, तो स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए। प्लस पेरेंट्स के अंदर, उनके अंदर भी अवेयरनेस आ जाती है। वो भी इसी सोशल मीडिया का पार्ट है कि डॉक्टर वगैरह वो सारे तो अब आउटडेटेड हो गए, अब तो है स्किल्स। ऐसे ही है। स्किल्स है तो आप कोई एंड नहीं है। और ऑनेस्टली डॉक्टर्स में भी, इंजीनियर्स में भी आज वो जिंदा हैं या वो ज्यादा कमा रहे हैं जिन्होंने डिजिटल का सहारा लिया, जिन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया, जिन्होंने अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड किया। बल्कि एक इंटरेस्टिंग है, एक डॉक्टर, यही जोहटा उनके एक डॉक्टर हैं, वो जाके किसी जगह से शैम्पू का फॉर्मूला सीख के आए हैं। वाह। उस बिजनेस में आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा क्लिनिक है, मैं चलाता हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे आना है एंटरप्रेन्योर की तरफ, मुझे बनना है मैन्युफैक्चरर। तो वो गए और उन्होंने, वो पूरी वीडियो है उनकी, उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा मैं इस बिजनेस, और उन्होंने वो जो अपना नॉलेज था मेडिकल का वो शैम्पू को बनाने में यूज़ किया।
और अब वो तो अल्टीमेटली आए तो उसी तरफ ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपका ऐसे ही। क्लिनिक बंद हो जाएगा, सब कुछ स्किल्स बनेंगी वो आपकी चलती रहेंगी। हाँ ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमें बड़ी कॉमन नज़र आ रही है पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के बीच में, जो रिलेशन है आपस में, या हमें बहुत सख्ती वाला मिजाज नज़र आ रहा है, वो अब भी खैर काफ़ी हद तक कम हो गया है, या बहुत ज़्यादा नरमी वाला मिजाज है, एक तवाज़ुन नज़र नहीं आ रहा हमें माँ बाप और बच्चों के बीच में। उससे क्या हो रहा है कि या तो जहाँ बहुत सख्ती है वहाँ भी बच्चा बिगड़ रहा है, हाँ। वो बागी हो जाता है। जहाँ हमें थोड़ा सा तवाज़ुन की वो नज़र आती है, यहाँ पे कमी है, बच्चे के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप है, वो बच्चा फिर आप बाप को बाप समझता ही नहीं, माँ को माँ नहीं समझता, और इसी तरह बिल्कुल। लाइकवाइज फिर वो भी कहते हैं ठीक है जी हमारे दोस्त हैं ये। इस पे आपका क्या टेक है? क्या ये होना चाहिए, इसमें तवाज़ुन ज़रूरी है, या जैसे चल रहा है ठीक है, अच्छा, इट्स ओके? तवाज़ुन की तो बात देखें ना, इस्लाम ही कहता है ना मियाना रवि, जी। तो एक्सेस और एंड डेफिसिट ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसीलिए कहते हैं ना तो बिल्कुल ही एक्सेस कर दें किसी चीज़ की, ना या बिल्कुल ही उसका डेफिसिट है। सही। और इस पे तो साइकोलॉजी में अटैचमेंट थ्योरी है पूरी, कि वो कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट है। एक वही जो आपने कहा अथॉरिटेरियन है, जो कहते हैं कि बस सब कुछ, जी। कहीं नहीं जाना, क्वेश्चन नहीं करना, मैंने कह दिया, एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस। और एक बिल्कुल ही पैसिव है, परमिसिव, जो करना करो, बिल्कुल। हम हैं। अच्छा, वो पेरेंट्स बड़ा मज़ेदार सेंटेंस यूज़ करते हैं, वी आर फ्रेश माइंडेड पीपल। मतलब उसको कहते हैं परमिसिव, मतलब हम फ्रेश माइंडेड है। वो उसको नाम ही इतना ऐसे देते हैं जैसे बाकी सारे ख़राब हैं, बस ये फ्रेश हैं। परमिसिव। सेंटर में आते हैं अथॉरिटेटिव, वो जो कंट्रोल, खास कंट्रोल मेंटेन करते हैं, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रोल जो जिस चीज़ से मना किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। सही। सबसे हेल्दी मेंटल हेल्थ जो सबसे अच्छी बच्चों की होती है ना, वो ये सेंटर वाले उसमें होती है। तो एक्सट्रीम्स तो वैसे ही रिसर्च ने भी प्रूव किया, थेरीज अवेलेबल हैं कि आप एक्सट्रीम्स में जाएंगे। अब वो जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है ना, उनका बच्चा आता है जब यूनिवर्सिटी में, उसकी भी हालत ही होती है जो हम उस वक्त से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही क्योंकि उसको आपने इतना बंद करके रखा कि जब उसको मौका मिला ना फिर अपने पर खोलने का, तो फिर उसका कोई एंड नहीं है, फिर आप कहाँ तक रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही और वो बच्चा अपने अंदर पूरी लाइफ एक बगावत और रिबीलियस नेचर के साथ डेवलप हो रहा होता है, होस्ट गुस्सा करना, हर चीज़ मतलब जितनी नेगेटिव है। और जो दूसरी तरफ है, अच्छा, जिसको हम कहते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल ही हर चीज़ अलाउ कर दें, परमिसिव जो हम कह रहे हैं कि वी आर फ्रेश माइंडेड पीपल, वी डोंट, हम अपने बच्चों को रोकते नहीं। उनके बच्चों के अंदर शाइनेस, सबसे इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको आपने वेट करना नहीं सिखाया। हाँ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड, मतलब बेसिकली हम अपने बच्चे में अपना बचपन देख रहे होते हैं, और हम कहते हैं मुझे जो जो नहीं मिला ना, वो मैंने सारा कुछ उसको दे देना, चाहे उसको ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, आप देखें जो आप उसको दे रहे हैं वो उसकी रिसीविंग एंड पे है भी है नहीं, उसको चाहिए भी है नहीं। बिल्कुल। और आप बगैर मांगे जब सब कुछ देते हैं, तो फिर वो वाली साइड है कि सब कुछ लुटा दो, और बच्चे के अंदर जब उसको फिर नहीं मिलता, वो हो जाता है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जब शुरू हुई, फिर बीवी या हस्बैंड जो भी उसकी लाइफ में आए, तो फिर क्या हुआ, फिर वो कंट्रोल जो एक था ना, जो पेरेंटिंग की तरफ से आया, कंट्रोल नहीं सिखाया आपने, तो फिर वो रिश्ते बनते ही नहीं, टूटते जाते हैं, और इस तरह के इम्पल्सिव लोग निकलते हैं उसमें से। तो इसलिए बैलेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल सही। रिसर्च प्रूवन है, बैलेंस में होता है कि असर्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होती है बच्चे की, उसको पता है हाउ टू वेट, हाउ टू अर्न थिंग्स। बाकी तो ऐसा फ्री में मिल गई पेरेंट्स की तरफ से, अर्न कैसे करना है वो वहीं से आता है जहाँ पेरेंट्स एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब जैसे रोनाल्डो की एग्जांपल हम अक्सर देते हैं, उसके पास क्या कुछ नहीं है, उसने अपने बच्चे को नहीं दिया मोबाइल एक खास एज तक, वो कहता है नहीं ये ही अभी ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल सही। और इसी तरह से पेरेंट्स जो वेट करवाते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि नहीं अभी इनकी एज नहीं है, एक इस एज के बाद जाके ये अर्न करेंगे जो चीज़, वो अभी नहीं मिल सकती। वो उनको चाहे लोग जितना कहें कितने जालिम पेरेंट्स हैं, इनके पास सब कुछ है, देना चाहिए, लेकिन सबसे मेंटली हेल्दी बच्चे उनके होते हैं। सही। तो वो पेरेंटिंग ही है सारी, जो बच्चे को बना भी रही है, बिगाड़ भी रही है। अच्छा, एक चीज़ हमें और बड़ी कॉमन मिलती है, ये ख़ास तौर पे माओं के अंदर मैंने जो है ना ऑब्जर्व की है चीज़, और अक्सर इसकी शिकायत भी आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आती है कि देखें आज की जो माँ से उसकी 30 साल या 35 साल एज है, 35 साल पहले जो उसके पेरेंट्स का घर में रवैया था, ठीक है, उस वक्त डांट डपट वाला माहौल होता था, और बच्चा सुधरता भी उस वक्त उसी माहौल से था। आज वो यही कह के रिपीट करती है जी अम्मी ऐसे किया करती थी, ठीक है। क्या वो इस वक्त सही टेक्निक है? क्योंकि उस वक्त जब अम्मी किया करती थी वो दौर और था। हाँ। आज की जो अम्मी, ये वाली अम्मी अपने बच्चे के साथ करिए, आज दौर डिफरेंट है। तो डोंट यू थिंक सो कि ये बैलेंस नहीं है? आप देखेंगे ये जनरेशन ही दो अलग है ना। हाँ बिल्कुल। वो मिलीनियल जनरेशन है जहाँ से हम आए हैं 35-40 साल, और ये अल्फा जनरेशन। हाँ। मतलब जिनके पास, मैंने कहा ना, वो बच्चे आपको उल्टा, वो हो सकता है वो बच्चे ही आपसे कहते हैं आपकी अम्मी कह रही होंगी आपका फॉर्मूला हम भी नहीं चलेगा, ये छोटा सा बच्चा भी बोल देता है। बिल्कुल ऐसे ही तो आप वही वाली चीज़ है कि पेरेंट्स भी अपने आप को अपडेट करें, अदरवाइज आप अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप पुराने तरीकों पर चलेंगे ना,
तो वो अभी जैसे वो जेन ज़ी या अल्फ़ा पे आ जाएँ तो उन्हें ये समझना कि ये कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये बच्चे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आपने कैसे समझा था वो आपका एक्सपीरियंस था, सही। लेकिन ब्लाइंडली अगर आप लेके चलें बच्चे आपके अगेंस्ट होते हैं, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। उल्टा आपका मज़ाक बनता है कि ये हम थोड़ी डर जाएँगे इससे, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। उन्हें पता है ये सब चीज़ें डराने के लिए, उनके लिए यूज़लेस है, वो आपसे कई ज़्यादा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेवल पे पहुँच गए हैं। इसमें एक चीज़ और भी बड़ी कॉमन जो है ना देखते हैं हम कि ये स्कूलों में नज़र आती है या इवन घरों में भी या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, तो कुछ पेरेंट्स के बच्चे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा शांत अपने तमीज़ से बैठे हुए नज़र आएंगे, जिस तरह पेरेंट्स बैठे हैं वैसे एक पूरे डेकोरम मेंटेन करेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चे आपको नज़र आएंगे जो कि तबाही मचाई होगी, उन्होंने उधम मचाया होगा। तो जब उनसे बात होती पेरेंट्स को कहते हैं नहीं जी ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा एक्टिव हो, और अगर हम इसको बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टेड कर लेंगे तो ये फिर टाइम के साथ साथ चल नहीं पाएगा। आप देखें ना, ये वही है परमिसिव वाले पेरेंट्स, फ्रेंच माइंडेड, हम नहीं रोकते, इसे करने दें। हाँ। डिसिप्लिन फिर कहाँ गया आपका? हाँ, अगले की तबाही मचाया जाए। हाँ, और वो जो अब वही वाले पेरेंट्स, जो बच्चा बैठा है ना, इसको तो पेरेंट्स भी बैठे हैं। हम्म, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा डीफोकस होंगे वो भी नहीं बैठेगा। और सेम ये वही वाली चीज़ है कि आजकल जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उनके पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है बच्चे के साथ इंटरेक्शन का, जी। तो उसमें देखिए मदर हाउसों पे रेसिंग होती है। उसके बाद 10 मिनट है बात करने के लिए, 5 मिनट है, फिर उसने ये करना है, ये करना है, ये करना है। बच्चे को भी ना एक रेस में लगाया हुआ है, इम्पल्सिविटी। तो एक तो वो रोल मॉडलिंग की तरफ से ये बिहेवियर आ रहा है बच्चे का, ना वो सही। पेरेंट्स सुकून में नजर आते हैं। जिनके पेरेंट्स सुकून में नजर आते हैं, आप देखें वही बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो आराम से बैठे होते हैं। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। वो दूसरा एंड जो है ना कि बच्चे को जो करना चाहिए कर दे, हम नहीं मना करते। ये अक्सर पेरेंट्स ऐसे मैंने देखा, वो कहते हैं करने तो, बच्चा कहते किसे हैं? हाँ, बच्चा तो यही है, बच्चा होता ही शरारती है। बच्चा तो यही है, बच्चा पहचाना कैसे जाएगा? ये डायलॉग है। आपका डिसिप्लिन कैसे पहचाना जाएगा? आपने ठीक है वो खेले जो भी है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला जो एक आ गया, आपको पता है रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए जो घर में है। हाँ। बच्चे को ये सेंस तो देना कि आप चीख चीख के घर में बोल रहे हो, रेस्टोरेंट में या दूसरों के दरमियान बैठे तब वो वाला नहीं करना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो हमारी अपनी लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, जिसको हम जस्टिफाई कर करने दो। उसको आसान है दोस्त ना। के बच्चे ने उसकी 55 इंच की एलसीडी तोड़ दी खेलते खेलते, और मियाँ बीवी ने उस तक नहीं कहा उनको। जिनकी तो रही है, जिसके बच्चे अपनी ही तोड़ी उन्होंने। अच्छा, बट उनको हाँ। बच्चे को उफ तक नहीं, मतलब चले आपने मैं ये नहीं कहता कि आप मारें, लेकिन कम उसको समझाएं तो सही कि बेटा तूने 1.5 लाख का नुकसान कर दिया बैठे बैठे। लेकिन वो कहते लेकिन कुछ लोग कहते कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है। अब वो कल को बच्चा को बड़ा नुकसान कर देगा। यही बच्चे कल को जाके जब गाड़ी चलाएंगे तो ये रेकलेस ड्राइविंग करेंगे। हाँ। ठीक है, आप देखें रोड पे नजर आता है और उनको आपको। नुकसान का सेंस ही नहीं होगा कि ये नुकसान है। वो कहेंगे ये क्या, मैं हाँ। वो अपने आप का जो एक इसी की तो बात कर रहे हैं, बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डाली है आपने कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। बिल्कुल वो ट्रेनिंग का पार्ट है ना। अगर आप अपनी ट्रेनिंग नहीं फुलफिल कर सके, बच्चे को ये नहीं सिखा सके कि नुकसान जो आपने किया उसके जिम्मेदार आप हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो आपका ये नुकसान करता, बाद में कहेगा कि क्या हुआ। उस वक्त अभी आप चुप हैं, तब आप बोलेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आती इतना भरा होके कि ये नुकसान किया। वो छोटी एज में जब आपने नहीं समझाया तो अब वो अब कहाँ बात सुनेगा। बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली पेरेंटिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है कि चाहे छोटा सा नुकसान हो, एलसीडी तो बहुत बड़ी बात है, एक ग्लास भी टूटा है, उस वक्त ना कहें उसको, सबके सामने ना कहें, लेकिन आपने उस पर बात ज़रूर करनी है। डांटने के सेंस में नहीं कह रहे। बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स है, पेरेंट्स को पता भी है, रीइंफोर्समेंट है, कैसे पॉजिटिवली समझाना है क्या है। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर साइलेंस रहना भी, वो नो रिस्पॉन्स इज़ अ रिस्पॉन्स, कहते हैं चल कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। सही। बच्चे के माइंड में ये जाता है कि ये सब ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, इसी को कहते हैं टीचेबल मूवमेंट्स। पेरेंट्स को उस मूवमेंट में तो टीच करना है कि ये नुकसान था। हाँ, वही चीज़ है कि बच्चे को इंसल्ट फील हो, अलग से समझाना चाहिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब भाई ये बताइएगा, ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हम कहते तो हैं तरबियत 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 होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो तरबियत? क्योंकि देखिए मसला सबसे बड़ा ये है, बाप भी बिज़ी है, माँ भी बिज़ी है, बच्चा भी बिज़ी है, और घर में जगह दादा दादी है या नाना नानी और भी जितने रिश्तेदार सब बिज़ी हैं। या तो वो इस दुनिया के झंझट में बिज़ी हैं, अच्छा यहाँ से कुछ लोगों को टाइम मिल भी गया तो ये शैतानी दजाल हमारे हाथ में है, इसमें हम बिज़ी हैं। तो फिर किस तरह से करें? देखिए वेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये मैं एक रियल वाक़या सुना रहा हूँ कि वहाँ पे भाई मेरा एक नॉर्वे रहता है, वो अपने एक दोस्त की तरफ गया, गोरा था वो, तो भाई का जो बेटा है ना थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा हो रहा था, तो उस गोरे ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया लॉन में, जाके उसने ट्रैम्पोलिन पे 15-20 मिनट अच्छे से उसकी एक्सर्शन करवाई, उसकी नेगेटिव एनर्जी सारी रिलीज होगी। तो भाई को कहता है अब देखना ये रिलैक्स रहेगा। उसके बाद 2-2.5 घंटे वो उसके घर बैठे रहे, वो बच्चा अपने आराम से बैठा टॉय से खेलता रहा, उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया।
तो उसने फिर भाई को बताया, कहता है देखो बच्चों की नेगेटिव एनर्जी है, जब तक ये रिलीज नहीं होगी हाँ तो बच्चे ने उधम करना ही करना है। तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज़ अब पेरेंट्स की भी, अब वो अक्सर दिखे, मैं तो अपनी भी मिसाल देता हूँ, हम बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, हम भी फ़ोन देख रहे हैं, दादा दादी भी फ़ोन देख रहे हैं, बच्चा भी बैठा है या टीवी देख रहा है या फ़ोन देख रहा है, तो सारा कुछ हमारा स्क्रीन पे हो गया। तो क्या करें, ना तो हमारे पास वो, ये खैर लेम एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास जी जगह नहीं है, पार्क नहीं है, हमारे पास बच्चे को एग्जर्ट करवाने के लिए कोई जगह नहीं है, इस पे क्या करें? इसके लिए पहले हमें अपना बुढ़ापा सोचना है ना, कि फिर जब हम उस स्टेज में होंगे ना कि हम इनकी तरफ देख रहे होंगे तो फिर ये भी ऐसे बैठे होंगे मोबाइल लेके। लेकिन अल्टीमेटली इसका एक ही सोल्यूशन है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी, हमें खुद भी ज़रूरत, हम कहते हैं ना यार वेट गेन हो रहा है, वॉक करते हैं, आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं आजकल। बच्चा तो एक अलग है, आपको खुद भी कैथारसिस की ज़रूरत है ना। तो सवाए हेल्दी रूटीन मेंटेन, तरबियत भी साथ साथ, तरबियत वही है जो हम उसको दिखा रहे हैं एक्शन के थ्रू। जैसे मैंने पहले कहा ना, बच्चा वो देखेगा जो आप कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं तुम ये जंक फूड ना खाओ, ये वो, बाद में आप बैठे हुए खुद लेस के चिप्स खाते जा रहे हैं, उसके ये नहीं करना। हाँ, अगर आप सब बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, वो भी बैठ के फ्रूट खा लेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ है कि जो आपने करवाना है ना, वो आपने फिर खुद भी करना है। पेरेंट्स का खुद उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बच्चे ने वैसे नहीं समझना। अब वो पुरानी वाली तरबियत है ही नहीं जो हम बात करेंगे, लंबी लंबी बातें सुनाए इन्हें और ये बातों से समझ जाएंगे। अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे ना, वो करते भी थे। वही वाली चीज़। तो तरबियत के लिए पहले हमें अपना थोड़ा सा गौर करना है कि हम तो नहीं कहीं भूल गए वापस उन चीज़ों को, वैल्यूज़ को। हम भी तो मोबाइल पे ही लगे हुए हैं 24 घंटे। बल्कि बच्चे को डांटते हैं कि सारे दिन बाद थके हैं, अब थोड़ी रील्स देखना दो। मतलब अपना भी तो एक था। तभी मैंने कहा हमें भी उतनी ज़रूरत है जितना बच्चे को है। वो आपकी तरफ देख रहा होता है और आप पूरा दिन के थके आ गए थे सारा दिन। अब सारा दिन उसने आपको नहीं थकाया, बाकी के लोगों ने थकाया है। जब हम अक्सर कहते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को झेलते अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं रहता। आप एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो तरबियत सारी की सारी आजकल वो है कि क्या नज़र क्या आ रहा है, वो आप जो कुछ करेंगे। जैसे किसी कोई भरा है, आप खड़े हो गए रिस्पेक्ट में, साथ ही देखेंगे बच्चा भी खड़ा हो जाएगा, फिर आप आएंगे वो भी खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं सलाम करो, खुद करते नहीं आजकल घर में एंटर होके। कोई इस्लाम नहीं, हेलो हाय शायद हो जाए, इस्लाम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको कैसे कहेंगे हम? तो आजकल मुझे लगता है वर्बल तरबियत से बेहतर है कि आप वो एक्शन टर्म्स में आएंगे तो कुछ होगा। खुद करना है मैनेज कि क्या सिखाना है इसको, तो वो खुद करना शुरू करें, वो भी सीख जाएगा। अब लेकिन बात वही है कि कहना तो डेफिनेटली आसान है। हम ये लोगों को लगेगा बैठ के भाषण दे रहे हैं दोनों, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें बड़ी मुश्किल नहीं हो गई हुई। अब हम खुद भी चाहते हुए भी नहीं बच पाते। बिल्कुल ठीक है। अब वो चलें, हम मेरे जैसा बंदा तो ये एक्सक्यूज़ देता है जी मेरा तो कारोबार ही सारा मोबाइल पे है। ठीक है। लेकिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमने भी अपडेटेड रहना है। ठीक है। कोई सियासत में है, कोई टॉक शो देख रहा है, कोई कॉमेडी शो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। इवन मैंने देखा अभी कुछ अर्सा पहले मैं और वाइफ रात के को 11 बजे हम लोग एक जगह से आ रहे थे, तो एक आबादी से गुजरना हुआ हमारा। तो वहाँ पे बाबा जी कम से कम बेश भी 70-80 के होंगे, चारपाई पे बाहर लेटे हुए मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है। देख क्या रहे थे? टिकटॉक की रील्स देख रहे थे। तो 80 साल के बाबे को भी एंटरटेनमेंट चाहिए रात के 11 बजे। तो वो तो चाहिए ना। ये तो हम कह रहे हैं कि हमारी लेक्चर नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को उसमें शामिल कर रहे हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट जनरेशन। हम भी तो मोबाइल पे लगे हुए हैं ना। हम ये कब कह रहे हैं कि हम इससे बच गए? हमारे बच्चे भी ये सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम इस पर रिफ्लेक्ट करें। ये रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है हर पेरेंट को। मतलब जैसे मैं अगर फील करती हूँ ना ये गलत है, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन करके कोशिश ज़रूर करती हूँ कोई ऐसा, मतलब कोई वीकेंड प्लान करें, एनीथिंग। मतलब सबसे पहले कि आप अपनी रूटीन पे क्वेश्चन तो उठाएं कि कर क्या रहे हैं। मशीन्स बन गए हम, सारा दिन यूनिवर्सिटी फिर आके रील्स, फिर ये चाहे आपका काम है जो भी है। फिर तो मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। आप 2 घंटे डिसाइड कर लें, 1 घंटा। आप देखें हमसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाता, हम कमरे रूम टू रूम मोबाइल लेके जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं जब आप उठते हैं और बजाय अपने साथ लेटे हुए पर्सन को, बच्चा या हस्बैंड वाइफ जो भी, उसको नहीं अगर ग्रीटिंग करे, उसको नहीं करे, बल्कि उठाती है, आँख खुलती है मोबाइल, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये हम सारे कर रहे हैं प्रैक्टिकली। लेकिन हमें रिफ्लेक्ट बैक तो करना है ना, सोचना तो है कि इससे अलावा क्या करें। ये हमें चिपक गया, बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया है इसमें। तो यहाँ तक बढ़ गई है बात, वो कहते हैं ना मुख्तारिया होने तक गल वध गई है। हाँ। मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो अगर वॉशरूम में मोबाइल लेके नहीं जाए, डॉक्टर साहब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो देखें ना, पहले आज तक हमने सुना था कि सिगरेट, जो स्मोकर है वो अगर सिगरेट नहीं पिएगा कमोड पे बैठ के तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मोबाइल ना लेके जाए तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एडिक्शन ना। हाँ। देखें ये कम एडिक्शन है। हम स्मोकिंग को ब्लेम करते हैं, इसको मोबाइल भी तो एडिक्शन है। पुरानी बात हो गई, अब तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है। बिल्कुल ऐसे कि हम जैसे है ना कि एक रूम से आप खुद देखें, यहाँ से निकल के जाएंगे तो थोड़ी देर बाद फील होगा कुछ भूल के, मतलब क्या लगता है बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो पता चलता है वो मोबाइल दूसरे रूम में रह गया। पहले मोबाइल जब कहते हैं ना, इसलिए कहते जब तक फ़ोन वायर के साथ था ना तो वो था। अब फ़ोन ने ना हमें बांध दिया अपने साथ वायर की तरह। पहले वो एक जगह होता था, अब वो हमारे साथ हर जगह है।
बिल्कुल। तो वो उसको थोड़ा सा बांधने की ज़रूरत है। हम एक वो दफ़ा कुछ 3-4 दोस्त हम एक जगह पे गए हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी मुझे वॉशरूम आ गया, एक दोस्त ने कहा, वो चले गए वॉशरूम। अब हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, बाहर नहीं आ रहे। अब हम भी परेशान के भाई क्या हो गया। 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं, तो आके कहते सॉरी यार, वो आई वाज जस्ट राइटिंग अ पोस्ट। हमने कहा वॉशरूम में बैठ के पोस्ट? वो कहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी पोस्ट लगाता हूँ ना, मेरी सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव पोस्ट वॉशरूम से आती है। ठीक है, कहते वहाँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, मैं आराम से बैठ के कमोड पे पोस्ट लिखता हूँ। तो ये भी एडिक्शन है लोगों की। एडिक्शन है। आप देखें कि हम इतना सा टाइम नहीं वेस्ट कर पा रहे हैं ना, हमें हाँ। लगता है कि बस इसमें भी कहीं ना कहीं, इसको कहते हैं ना वो आपका कि डाउन टाइम है। आप बैठे हुए डॉक्टर के ऑफिस में वेट कर रहे हैं, अब आप वॉशरूम में, आपका डाउन टाइम भी आप मोबाइल पे यूज़ मोबाइल कर पे रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं, हाँ। और लेकिन मेन चीज़ वही है कि हमें देखना है कि वही वाली चीज़ के छोटे छोटे टारगेट्स बना लें। जब हम पहले क्वेश्चन तो उठाएं कि ये गलत है, पहले तो हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं ना इस पे, या उठाते भी हम कहते बेबस है, क्या करें, वो मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए कहते हैं ना वर्ल्ड कैन वेट फॉर यू, आपको स्लो डाउन होना है, सब वेट बिल्कुल कर ऐसे ही लेते है, हैं, ऐसे ही है। इतना रेसिंग में ना जाएं जैसे हाँ। हम। तो उसके लिए वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला आइडिया यही है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स, आज हम ज़रा सारे मिलकर ना हाफ एन आवर मोबाइल वगैरह सब छोड़ देंगे। मेरा एक बल्कि स्टूडेंट क्या खुद वो प्रोफेशनल है, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ये घर में कर रहा हूँ कि बेडरूम में जब हम सब सोने जाते हैं तो कहते हैं मोबाइल हम सारे बाहर एक बास्केट में लटकाई हुई है, और कहते हैं मैं, मेरी वाइफ, हम सब बच्चे उस मोबाइल डालते हैं, फिर अंदर जाते हैं। मैंने कहा आप ये कर कैसे रहे हैं, मतलब यंग बच्चे होंगे, आप कैसे कर रहे हैं? कहते हैं क्योंकि मैं डालता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आप करना शुरू करते हैं और वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं कर रहे। मतलब हाली बातें नहीं है, मैंने मुझे यकीन नहीं आया, बट उसने कहा नहीं हमारी रूटीन बन गई कुछ अरसे से कि एटलीस्ट सोएं तो सुकून से, आप लेटे हैं फिर आप आपस में बातें करें, वो वाला टाइम हमारे पास है ही नहीं। और वैसे भी आप देखिए मोबाइल हम लास्ट टाइम तक सोने तक जब यूज़ करते हैं ना, उसमें से जो वेव्स निकलती हैं, वो कहते हैं ना कि जो सनलाइट दिन की रोशनी है ना आपकी, वो जो वेव्स हैं वो मैसेज देती हैं ब्रेन को कि अभी सुबह का टाइम है। वो तो जो उसको चाहिए। और रात को जो 10 बजे से 3 बजे तक की विंडो कहते हैं ना कि इस दौरान आपको लाजमी सोना चाहिए, चाहे आप 11 बजे सोए 12, आपकी ब्रेन प्रॉपरली सारी फाइल्स को क्लोज करता है इस टाइम। हम सोते हैं 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, और हो सकता है 4 बजे के बाद। तो वो टाइम जो है वो गुजर गया, और ग्रेजुअली फिर आपका ब्रेन, बच्चों को आप कहते हैं आपका ब्रेन आप खुद ही उसको खाना शुरू हो गया। ब्रेन डैमेज होता है ना कि एक टाइम तक आप नहीं सो रहे। तो ये बेसिकली ऐसी है कि हमें क्वेश्चन उठा के खुद अपनी स्केड्यूलिंग करनी है। ऑनेस्टली इस तरह आजकल छुट्टियां हैं, चीख के बच्चों को, मैं अपने घर की बात वो दिन बता हो रहा जाता है, हूँ, वो नहीं मतलब 2 बजे से पहले बच्चा सोने का नाम ही नहीं दो लेता। तो बहुत जल्दी सोते ही नहीं आजकल तो ऐसे ही है, बच्चे, और बिल्कुल ऐसे छोटे ही है। छोटे बच्चे। आप सोचिए उनकी हालत क्या हो रही होगी, डार्क सर्कल वगैरह तो अलग चीज़, और ये वाकई है कि उनका ब्रेन डैमेज की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि वो जो एक खास रेम स्लीप का टाइम है, वो जो एक खास टाइम दिया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक सोना है, इसीलिए तहज्जुद वगैरह का टाइम भी ना, मतलब इस्लाम की बेसिस आपको हर चीज़ में मिलती है, क्यों तहज्जुद के लिए उठना है, क्योंकि उससे पहले इतना टाइम, वो सारा डिस्टर्ब हुआ है मोबाइल से। तो जब तक हम अपनी कहीं ना कहीं छोटी छोटी, ये नहीं कह रहे हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली अब रूटीन बनाते हैं तो आपको भी लगता है यार मैं थोड़ा आज़ाद हो गया हूँ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को कहीं रख दें, मोबाइल बंद हो जाए, आपको लगेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ना प्रेशर कम हुआ। अब आप देखें नॉर्दर्न एरिया में हम जाते हैं, बुरा तो लगता है हमें कि वहाँ सिग्नल नहीं आते, लेकिन पहला दिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन वहाँ पे गुजारते हैं तो वाकई आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई भी वो किसी फीलिंग किस्म आती की होगी ना कि ये फैमिली वाले भी अच्छे लोग हैं। हाँ मतलब कि जब उनसे मिल के बैठ रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से प्रेशर कम हो जाता है। अभी आप देखिए मोबाइल की कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस में प्रेशर है, आप प्रेशर, आप कहाँ हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है वो। और आप देखें कि पहले हम जब हमारे पेरेंट्स घर से जाते थे, सुबह गए काम पे, रात को आए, हम बस अल्लाह ताला के हवाले करके और रात को आते थे। अब हर 2 सेकंड में मैसेज, अब टेंशन ज़्यादा हो गई है। अच्छा, जितना हम कनेक्टेड हैं उतना हम डिसकनेक्टेड हैं। वो गलती से अगर कहीं पहुंच के नहीं बताया तो वो अलग से नाराजगी, तो वो टेंशन लड़ाइयाँ भी अलग, टेंशन बिल्ड होती जा रही है। बिल्कुल। और पहले तो हम सिर्फ रिलाय करते थे, गए सुबह, सारे हम अपने घर के कामों में बिजी हो गए, अब पूरा दिन सिर्फ प्रेशर बिल्ड होता है। ये डिवाइसेस सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। तो इसलिए काम तो हो ही रहा है, हर चीज़ का प्लस माइनस है, लेकिन इतना हैवी कि वो आपने जैसे वाक़ियत बताया कि एडिक्शन ही हो जाए, एक्सट्रीम पे चला गया। बिल्कुल सही। तो आपका अपना माइंड, आपका अपना पीस ऑफ माइंड किधर है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम लास्ट पे ये भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो मीडिया है, जिस दौर में हम पले बड़े हो रहे थे, उस वक्त सिर्फ 1-2 चैनल हुआ करते थे। खैर पीटीवी से तो आगे वाले हैं हम, तो उस वक्त क्या है, बड़े सोफिस्टिकेटेड फैमिली वाले ड्रामे लगते थे, वहाँ से भी आपकी प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती थी, आपकी तरबियत की जा रही थी। अब आप ड्रामे भी उठा के देख लें, ठीक है, अभी एक मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मेरे नज़र से गुजरा है, परवरिश नाम से एक ड्रामा है, उसमें भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिलेशनशिप दिखाया हुआ है आपस में। तो अब ये ड्रामा भी आपकी जहन साजी करने में, आपकी जो तरबियत करने में जो नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं,
आप देख लें, आपको दो तरह के, या आपको प्यार मोहब्बत इश्क वाले ड्रामे नज़र आएंगे, या आपको सास बहू के ड्रामे नज़र आएंगे, या आपको जो है अगर बिजनेस से रिलेटेड भी होगा तो सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई जाएगी। तो इसमें क्या समझती हैं आप कि ये भी हमारे लिए एक रोल प्ले कर रहा है? उसके साथ साथ एक और तड़का लगा है, पहले तो चले ड्रामे की हद तक था, बहुत सारे लोग नहीं देखते थे, अब ये छोटी छोटी जो रील्स बनना शुरू हुई हैं टिकटॉक के ऊपर, इस पे भी नाच गाना तमाशबिनी इन्हीं चीज़ों को अब जो हम 1 घंटे से बैठे बात कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा क्या व्यूज़ आएंगे इस पे। हाँ, ठीक है, एक्चुअली फिर भी हम सही बात करेंगे क्योंकि व्यूज़ तो ओपन है। ये बड़ी मुश्किल जॉब है वैसे जो आप कर रहे हैं, और आप जब ऐसे ओपनली बात करते हैं हर पर्सन अपने तरीके से परसीव करता है। बिल्कुल। लेकिन ड्रामाज पे अगर देखें, मीडिया का इतना मेजर रोल है, चाहे वो आपका एक अच्छी बात, अगर मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है मीडिया के पास कि एक अच्छा ट्रेंड चला दे तो वो चल जाता है, बुरा है तो वो चल जाता है। अभी जो साइड डिस्कशन थी ना, उसकी रिफ्लेक्शन देखें ड्रामों में नजर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। बिल्कुल। हमें वो ड्रामे क्यों दिखाए जाते रहे हैं? और अभी तक मुझे, आपने बोला अच्छे ड्रामे, तो मुझे आशियाना ड्रामा याद आया, आशियाना, और वो मुझे आई बिलीव कि आपने भी देखा होगा। अभी के कोई ड्रामे मैंने भी नहीं देखे, क्योंकि आप जब देखते हैं तो आप या तो डिप्रेशन में आते हैं, या आप अपने ही रिलेशनशिप के डाउट में आ जाते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ करवाने के लिए ड्रामे काफ़ी हैं, मतलब बहुत कम है जो। तो मीडिया का वाकई इस वक्त जो रोल पॉजिटिव होना चाहिए, वो सॉरी टू से, लेकिन वो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे है। वो इश्यूज दिखाए जा रहे हैं जो हम हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन अब बनते जा रहे हैं। अब आपको जो वहाँ नज़र आएगा ना, वही चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। और फिर बजाय, और दूसरी बात ये जो आपने टिकटॉक की, आप देखें मीडिया में भी जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो कोई भी डांस कर लेते हैं शादी पे, तो बाद में मीडिया में मॉर्निंग शो में वो इनवाइट हो जाते हैं। तो फिर एजुकेशन कहाँ गई? हम कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारे पोजीशन होल्डर्स कहीं पीछे रह जाते हैं। वो कभी कभी नज़र आते हैं, अब मोस्टली वो नज़र आते हैं जिसने ज़रा एक गंदा सा डांस किया और वीडियो वायरल हो गई और उसको इनवाइट कर लिया। तो आप अपनी सोसाइटी के सामने रोल मॉडल कौन से दे रहे हैं? वो हीरो बने हुए हैं हमारे आज, वो रोल मॉडल है ना। तो फिर टिकटॉक वैसे क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि टिकटॉकर्स के पीछे वो यंग माइंड्स हैं जो उनकी जगह आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें भी कोई मॉर्निंग शो वाला इन्वाइट कर ले, और उनको पता है कि ये मॉर्निंग शो वाले तब इन्वाइट करते हैं जब आप दुपट्टा उठा के साइड पे रखते हैं और आप जितना वल्गर डांस कर सकते हैं आप करें, तो आप आ जाएंगे फ्रंट पे और आपको इनवाइट किया जाएगा। तो समहाउ वो एक लाइमलाइट में आने के लिए तरीका ही हमने ये बनाया। अभी हम अपने हीरो ज़रा वो प्रेजेंट करें जो दिखाने चाहिए, तो आप देखें सारे लोग वो करने लग जाएंगे कि अच्छा मीडिया में ये दिखाया जाता है, चलो हम ऐसे टिकटॉक बनाते हैं। तो मीडिया जो दिखा रहा है टिकटॉक वैसे बन रहे हैं, मैच हो रहा है सारा। तो ये हम वही वाली चीज़ है कि राइट नाउ सारा मीडिया जो हमारा है, बहुत कम वाला कोई पार्ट होगा पॉजिटिव, मोस्टली यही है ग्लैमरस वर्ल्ड को मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना। और इससे प्रॉब्लम जो हो रही है ना, यंग बच्चियाँ जो हैं वो इन मॉडल्स को या इन एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को देख के वो फैसिनेट करते हैं ज़िंदगी में। अच्छा मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, अच्छा मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। भाई वो ये नहीं देखते कि इन एक अब मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह लेट्स से 4-6 हमारे पास जो अच्छी एक्ट्रेस है, भाई आप ये नहीं देखते हो कि उस एक एक्ट्रेस के पीछे 7 से 8 लोगों की 24/7 मेहनत है। न्यूट्रिशनिस्ट से लेके ट्रेनर से लेके मेडिकल से लेके उसकी स्किन ट्रीटमेंट से लेके उनकी ज़िंदगी आप देखें तो जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि वो लगती हैं कि बड़ी ग्लो है, हर चीज़ है, लेकिन पीछे क्या है? डिप्रेशन की पिल्स लेके सो रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी लाइफ इतनी टफ है कि वो आप 10-15 मिनट 20 मिनट सिर्फ स्क्रीन अपीयरेंस देने के लिए उनको कितना फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी आम जो घरेलू खातून है, क्या वो इतनी फिटनेस का ख्याल रख सकती है? यही तो है कि आप किसको रोल मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि मीडिया जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अगर प्रेजेंट ऐसी चीज़ें करेगा, वो दिखाएगा ऐसी चीज़ें, वो प्रमोट ऐसी चीज़ें करेगा, तो देखने वाले बच्चे, तो ऑडियंस आप देखें हमारी मोस्टली ये जो यंग माइंड्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे ही है। और ये बिल्कुल आपने जैसे बताया ना कि इसको कहते हैं साइकोलॉजी में फ्रीडम फ्रॉम योर, आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस, वो था कि आप अपनी आज़ादी खो देते हैं जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं। सही। ये जो मीडिया का इतना देखते हैं ना, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो उनकी आज़ादी कहाँ है? इस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये उस थेरी थी, इस्केप फ्रॉम, कैरन हॉर्निंग की थेरी, वो कहते हैं इस्केप फ्रॉम फ्रीडम। आज आप यहाँ है ना, अब आप मार्केट में निकल के दही भरे खा के दिखाएं, नहीं खा सकते। इस्केप फ्रॉम फ्रीडम, अब आपकी फ्रीडम गई, अब आप मास्क पहनेंगे या आप कुछ और, मतलब हर चीज़ का वही है ना, प्लस माइनस को कहते हैं ना, खत्म हो जाती है। अब आपको एक मुसीबत वर्गी ड्रामा में आके वो वही इंसान, वही चीज़ है कि हम अनरियलिस्टिक आइडल्स बनाते हैं। चलो ड्रामाज में आना वो ठीक है, उनका अपना काम है, लेकिन ये जो
वायरल वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा है ना, ये ज़्यादा ख़राब चीज़ है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, उनका काम है, चल रहे हैं वो सब, लोग हो जाते हैं फैसिनेट, लेकिन प्रॉब्लम वाली ये चीज़ है जो हम खुद चुनते हैं उनमें से, और वो उनको पिक करते हैं जो आम पॉपुलेशन में से जिसने कोई इस तरह की स्टूपिड हरकतें कर दी, बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने और हस्बैंड वाइफ मिल के डांस कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली मिल के डांस कर रही है कि किसी में से वायरल हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मीडिया ने बैकअप दे दिया कि अच्छा अगर आप वायरल हो गए तो फिर आपको इन्वाइट किया जाएगा टीवी पे। तो कहीं ना कहीं और हम उसमें फिर थोड़ा सा जो फ्लेक्स का इन्वायरमेंट डाल दिया ना हमने, वो फ्लेक्स के एलिमेंट जो है उसने और दिमाग ख़राब किया है। बिल्कुल 2 एंगल आ गए ना इसके। एक तो एंगल ये कि मैंने मशहूर होने, वहाँ तक तो चले थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रही थी चीज़ें। अब वो जो फ्लेक्स करना शुरू कर दिया जी, अच्छा मैंने आज इतने करोड़ की गाड़ी ले ली, मैंने आज इतने करोड़ की घड़ी ले ली, मैंने इतने करोड़ का घर ले लिया। अच्छा वो बच्चे को जो देख रहा है वो वीडियो, उसको ये लगा अच्छा इसने घर ले लिया, बट वो ये नहीं देख रहा कि ये मेहनत कितने साल से कर रहा है। अभी खैर क्या नाम क्या लेना उसका, अभी एक सोशल मीडिया यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने अपना घर लिया है, उसको 14 साल हो गए डोमेन में, वो कोई नहीं देखेगा कि 14 साल से वो घिसा रहा है अपने आप को वहाँ पे, वो नहीं देखेगा। अच्छा घर ले लिया, वाह, क्या उसने खुद बताया कि मेरी 14 साल की मेहनत है? वो तो बता रहा है ना, वो भी बता रहा है, ठीक है, और लोगों को नजर भी आ रही है। होता क्या कि हम ये देखते हैं अच्छा जब वायरल हो गया, हाँ आउटकम देख रहे हैं ना, 90% वायरल लोग जो हैं, जो वाकई मेहनत से वायरल होके हैं, वो सस्टेन कर जाते हैं। हाँ लेकिन जो रातों रात, जिस तरह आपने कहा कि इधर से आई एक क्लिप में डांस किया, वो हाँ यूं आई यूं निकल गई, गायब हो गए। उसकी कहाँ है शेल्फ लाइफ, क्या है उसकी? 24 घंटे 48 घंटे, बड़ी कुछ 2-4 दफा और डांस लेकिन कर लेगी, सोसाइटी में 2-4 दिन इन्फ्लुएंस छोड़ गई, अब पीछे देखें क्या क्या बन रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंस तो छोड़ गई ना, लेकिन डॉक्टर साहब अब मेहनत जिसने की है ना, वो तो अगर सस्टेन करता उसको वो वायरल हुआ है, मुझे एक यूट्यूबर है इरफान जुनेजो, बहुत प्यारा कंटेंट बनाता है बच्चा, उसकी एक बात मेरे दिल में उतरी। उसने कहा अल्लाह से दुआ करो, मैं अक्सर कोट करता हूँ, उसने कहा अल्लाह से दुआ करो कभी रातों रात वायरल ना हो। हाँ क्योंकि अगर आप रातों रात वायरल हो गए, सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे। ऐसे ही। अगर आप मेहनत से आगे आए हो और वायरल हो गए, हम्म, अल्लाह ने लिखा था आपके नसीब में पॉपुलैरिटी, आप सस्टेन कर जाओगे, यही तो है क्योंकि कि आपने मेहनत आपके है पीछे आपके। मेहनत है, स्किल्स हैं। हाँ, वो जो ऐसे ही है ना बाय चांस, वो बाय चांस बिल्कुल चुटकी भी जाके आएगा और खत्म हो बिल्कुल जाएगा, ऐसे ही, और आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे तो ही। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि रोल मॉडल सामने, ये वाली चीज़ के लोग देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है, और इसकी वजह से ना मेरे माइंड में एक आया कि ये लोग पढ़े लिखे लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं ऑफ कोर्स, कि लो जी यार यूट्यूबर ही बन जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के क्या करना था, हमारे बच्चे हमारे हाथों में निकले गाड़ियाँ ले रहे हैं और हमें देखो। तो कोई तबका नहीं जो बचा हो इससे। ये एक्चुअली डॉलर के नशे ने ना लोगों को पागल किया हुआ है। वो देखते हैं यार एक यूट्यूब है, उसकी एक वीडियो वायरल होती है, उसको 2-3 हज़ार डॉलर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड आप 20 साल भी जॉब कर लें, आप 3,000 डॉलर पे नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है। लेकिन बात वही है, शेल्फ लाइफ कितनी है। अब आप 16-18 साल से पढ़ा रही हैं, तो आपको आगे कोई खतरा नज़र आ रहा है अपने उसमें? रात को अच्छे से सोती है ना, ठीक है। मैं 20 साल से एक डोमेन में हूँ, रात को अच्छे से सोता हूँ, मुझे पता है कोई मसला नहीं, डोमेन में ऊपर नीचे हो गई, मैं हल्का सा एंगल चेंज करूँगा, मैं दोबारा गेम में ही हो जाऊँगा। वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। वही है ना, जो शॉर्टकट लेके आ गया था ना, उसके पास कुछ है ही नहीं, रिवर्स ही नहीं है, कुछ कोई बैक रास्ता ही नहीं वापसी का। एक बार गिरे तो बस। लेकिन ये कि डेफिनेटली, बट ये ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है ना, उसके अंदर मल्टीपल, जैसे हमने कहा, सिस्टम, मीडिया, लोग फैसिनेट हो रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस कहाँ पे हैं? जनरली हम देखें अच्छी प्रैक्टिसेस ऐसी ही ख़त्म हो गई हैं, हमें कोई नज़र नहीं आता कि कोई गैदरिंग्स कहीं अच्छी हो रही हो। आप देखिए गैदरिंग्स भी किस तरह की हो रही हैं, जो हमें कोई, अगर मैं सोचूंगी ना अच्छा मैं कौन सी जगह ज्वाइन करूँ जहाँ ये मोबाइल शोबाइल थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, वो जैसे पहले मिल के आपस में बातें करते थे, फैमिली मेम्बर्स बैठते थे, अब आप फैमिली रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं, वो खुद नहीं मिलना चाहते आपसे। ये अजीब बात है। अब तो बस गैदरिंग रोटी की हद तक रह गया, हाँ, या बदखोइयों की हद तक रह गया। मुझे लगता है कि समटाइम मैं खुद मिस करती हूँ यार, कितना अच्छा टाइम था कजन्स का, ये वो बाद में पता चलता है वो कजन्स ही आपसे नहीं मिलना चाहते, बड़े हो गए ना वो आपकी तो वो खुद ही बिजी हैं सारे, उनको कोई नहीं है पुरानी बातों से, वो मिलेंगे तो वही आपकी स्क्रॉलिंग चल रही है, उनकी स्क्रॉलिंग चल रही है, और बस दैट्स इट। ऐसे बिल्कुल ऐसे। खैर हम देखिए हमारा काम है खैर की बात करना, अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना, बाकी जिसने सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, ठीक है। हम इस पे ज़ाहिर है किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें हमारे हिस्से का जो है वो हमने ज़रूर कोशिश करती रहना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई। आई होप कि आपके भी अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो देखिए ये किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं है, ये इस्लाह के लिए है। ये जो जितनी हमने डिस्कशन की है घंटा बैठ के, ये कम्प्लीटली अवेयरनेस बेस्ड है, और इसमें आपकी भी और मेरी भी, हमारे इस पूरे फैमिली की, पूरे इस प्लेटफॉर्म की कोशिश यही है कि अगर किसी एक का भी यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, कोई इस्लाह हो जाए, तो मेरा ख्याल और जॉब इज़ डन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जी, बहुत शुक्रिया। अगेन मैं वही कहूँगा कि इस तरह की डिस्कशन में किसी को नीचा दिखाना, किसी का दिल दुखाना,
ये कतन मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि देखें हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के 15-15 20-20 साल डोमेन्स में गुजार दिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल अचीव किया है। रातों रात कभी भी तरक्की नहीं मिलती आपको, और जिन लोगों को मिली भी है यकीन कीजिए कि आपको वो आज अगर ऊंचाई पे नज़र आएंगे, वेरी नेक्स्ट डे आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो फिर जब गिरते हैं उनसे अपने आप को संभाला नहीं जाता। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी के अंदर शॉर्टकट्स लेने ले, कोई मसला नहीं, बट एक आपके पास लॉन्ग विजन होना चाहिए, आपकी एक कोई मेन डोमेन होनी चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जब उस डायरेक्शन को पकड़ लें उसके बाद छोटे मोटे हाथ इधर उधर मारते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बात की उसका फुकदान है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच रखते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपके लिए गिरना फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।